वॉरेन ईडन की ताकत और रेयॉन्स ऑर्डर्स की समझदारी को मानता है, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उन्हें कुछ किए बिना आधे विलेजर्स को मरने देना होगा। वह रॉन की योजना को चुनौती देता है, जिसमें वे छिपकर बैठे रहने वाले थे। वह कहता है कि उसने कभी रेयॉन को खुद से ज्यादा सीगर्ट नाम के योग्य माना था, लेकिन वह यह नहीं मान सकता कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। उसके लिए विलेजर्स के लिए सोर्ड उठाना ही सीगर्ट के सच्चे सोर्ड्समैन का रास्ता है। इतना कहकर वह पहाड़ से नीचे विलेज की ओर कूद जाता है और दूसरों से कहता है कि अगर वे खुद को सीगार्ट के सच्चे सोर्ड्समैन मानते हैं तभी उसका पीछा करें। रायॉन उसे जिद में जाते हुए देखता रह जाता है और तभी रूनन उसके पीछे पीछे कूद जाती है। बाकी ट्रेनीज को लगता है कि वॉरेन सही है, क्योंकि सीगार्ट का 5 डीमन से डरना शर्मनाक होता। इसलिए वे जल्दी से विलेज और विलेजर्स को बचाने के लिए उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं। केने भी 5th ट्रेनिंग ग्राउंड की मदद के लिए 6th ट्रेनिंग ग्राउंड को साथ लेकर ईडन के डीमंस पर हमला करने निकल पड़ता है। उनके जाने के बाद कुछ ट्रेनीज रेयॉन के साथ रुक जाते हैं। सच यह है कि रेयॉन को पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा, क्योंकि वह जानता है कि वे इनजस्टिस देखकर चुप नहीं रह सकते। इसी वजह से उसने पहले ही रूनन को ऑरा मैसेज भेज दिया था कि वह उनका पीछा करे। अच्छी बात सिर्फ यह है कि वॉरेन और कीन वहां हैं, इसलिए ट्रेनीज कुछ समय तक ईडन के खिलाफ टिक पाएंगे। लेकिन जो बात रेयॉन ने नहीं सोची थी वह यह कि मार्टा पीछे रुक जाएगी, जबकि ऐसे हालात में वह हमेशा सबसे पहले निकलती है। जब रेयॉन उससे पूछता है तो वह याद दिलाती है कि उसने पूरी तरह उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का वादा किया था। उसकी बात सुनकर रेयॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बाकी सबको बताता है कि वे भी विलेज की ओर जाएंगे, लेकिन अपनी प्रेजेंस जितनी हो सके उतनी छिपा कर रखेंगे, क्योंकि ईडन के पास ऐसे एडिशनल ट्रूप्स होंगे जो फ्रंट लाइन में नहीं आएंगे। किसी कारण से रेयॉन को माउंटेन के बीच एक जबरदस्त ब्लड लस्ट महसूस होता है जो विलेज की ओर नहीं बढ़ रहा। बाकी एनिमीज से ट्रेनीज निपट सकते हैं, लेकिन इस मिस्टीरियस एनिमी से सीधी टक्कर बहुत बुरी साबित होगी। बैटलफील्ड पर वॉरेन सबको ऑर्क्स से सीधे टकराने के बजाय उनके अटैक्स डिफ्लेक्ट कर काउंटर अटैक करने को कहता है और जरूरत पड़े तो 2 लोग मिलकर हमला करने की सलाह देता है। ऑर्क्स को विलेज तक पहुंचने से पहले ही रोकना है। उसे जल्द समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स पहले दिन वाले ऑर्क्स से ज्यादा फेरोशियस और पावरफुल हैं। फिर भी अगर यही सब है तो विलेज बचाना मुश्किल नहीं, लेकिन ईडन को जानते हुए उसे शक होता है कि यह सब कुछ नहीं है। तभी पीछे से ईडन की ग्रीन डीमन ट्रूप निकलती है, गॉब्लिन मास्क्स और हेलमेट्स पहने, जिनकी संख्या 40 से ज्यादा है। वॉरेन आदेश देता है कि कीन ऑर्क्स को रोके। रूनन फ्रॉस्ट ऑरा से ऑर्क्स और ग्रीन डीमंस के पैर जमाए और वह खुद ग्रीन डीमंस से निपटे। रूनन का एक फ्रॉस्ट स्ट्राइक एक ऑर्क को जमा देता है और वॉरेन स्टार कनेक्टिंग सोर्ड और सोर्ड ऑफ ऑटम विंड से वार करता है। तभी पेड़ों से पॉइजन्ड नीडल्स और जमीन पर पॉइजन फॉग फैलता है। ट्रेनीज गिरने लगते हैं, वॉरेन और रूनन भी पॉइजन्ड हो जाते हैं और एनाइलेशन तय लगती है। तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। धुआं छौंटते ही मार्टा सामने होती है। रेयॉन के साथ रुके ट्रेनीज उसके पीछे हैं और वह ईडन को कचरा कहते हुए किसी को भी भागने न देने का आदेश देती है। पीड़ित ट्रेनीज मार्टिया और सेकंड टीम को देखकर राहत महसूस करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मार्टिया ने अभी किया हुआ एक्सप्लोजन से हवा में फैला पॉइजन डिस्पेल न किया होता तो वे वहीं गिर चुके होते। जल्द ही उनमें दोबारा लड़ने का साहस लौट आता है। भले ही रेयॉन अब भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हालात पलटते हुए लगते हैं और इस रफ्तार से जीत मुमकिन दिखती है। वहीं ग्रीन डीमंस यह देखकर चौंक जाते हैं कि ऑर्डिनरी ट्रेनीज इतने ताकतवर हो सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे भागने का फैसला करते हैं। तभी उनका बॉस सामने आता है और पूछता है कि क्या वे बैटल से भागने की सोच रहे हैं। नए आए उस विशाल फिगर की ऑरा ग्रीन डीमंस से बिल्कुल अलग लेवल की है और वह ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है। उसके हेलमेट से साफ हो जाता है कि वह ईडन ग्रीन वॉर डीमन है। हालांकि उसका रैंक कम है, फिर भी वह ईडन के एग्जीक्यूटिव्स में से एक है और उसका यहाँ होना रहस्य है। ग्रीन वॉर डीमन याद करता है कि रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेनीज जा चुके थे और सोचता है कि एम्बुश समझ आने के बाद लौटना ऑर्डिनरी ट्रेनीज के लिए काबिले तारीफ है। उनके लेवल देखकर वह समझ जाता है कि मार्टिया ने उनकी प्रेजेंस नोटिस की थी और कहता है कि चुपचाप चले जाना ही बेहतर होता। अपनी औकात न जानने की सजा के तौर पर वह सबको मारने का फैसला करता है। एक ही स्ट्राइक में वह वॉरेन, मार्टिया और रूनन को गिरा देता है। अचानक बदले हालात से बाकी ट्रेनीज घबरा जाते हैं। वे केन को ढूंढते हैं, लेकिन वह लकड़ी की बैरिकेड के पास ऑर्क्स से लड़ रहा होता है। रेयॉन भी कहीं नहीं दिखता और उन्हें लगता है
कि ग्रीन वॉर डीमन को देखकर जब मार्टिया उठने की कोशिश करती है तो ग्रीन वॉर डीमन उसे ट्रैश में सबसे डिसेंट कहकर सराहता है, खासकर इसलिए कि उसने उनकी प्रेजेंस महसूस कर ली थी। फिर भी वह उसे बिना एबिलिटी, स्ट्रेंथ और विल पावर वाला वर्मिन मानता है जिसे कुचल दिया जाएगा। वह तलवार उठाता है और तभी रेयॉन जंगल से पीछे की ओर से गोल्डन फ्लेम्स में लिपटा हुआ निकलता है। गर्दन पर कूदते हुए डीमन खतरा भांप कर हिलता है, लेकिन रेयॉन देंथ हजान फ्लेम्स कल्टिवेशन फर्स्ट फ्लेम वॉर्टेक्स से उसका हाथ काटकर जमीन पर गिरा देता है। यह अटैक डीमन को अम्यूज करता है क्योंकि उसने जानबूझकर गर्दन बचाई थी। गर्दन चूकने से रेयॉन चिढ़ जाता है, मगर उसके पास असैसिनेशन प्लान होता है। डीमन कहता है कि सरप्राइज अटैक से बस एक हाथ गया है और देखता है कि रेयॉन की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। अंदर ही अंदर रेयॉन मान लेता है कि यह सच है। एक बार में लड़ाई खत्म करने के लिए उसने बहुत ज्यादा पावर खर्च कर दी थी और अब मुश्किल से हिल पा रहा है। वह डीमन से पूछता है कि क्या वही यहाँ ट्रूप्स का कमांडर है। डीमन जवाब देता है कि उसके सुपीरियर्स इतने छोटे विलेज की परवाह नहीं करते, इसलिए वही कमांड कर रहा है। रेयॉन उसे चिढ़ाता है कि ऐसे लूनेटिक्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। गुस्से में डीमन कहता है कि रेयॉन की जबान उसकी शक्ल से ज्यादा तेज है और उसे चुप कराने की चुनौती देता है। अटैक के दौरान रेयॉन समझ जाता है कि दोनों पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं और काउंटर अटैक करता है। डीमन हैरान होकर मानता है कि रेयॉन दिखने से ज्यादा मजबूत है। रेयॉन कहता है कि अगर वह यह अटैक भी ब्लॉक न कर पाए तो सोर्ड्समैन कहलाने लायक नहीं। डीमन हंसते हुए रिलेंटलेस हमला करता है और उसे ग्रीन हॉर्न कहता है। दूर से यह सब देख रहा बर हैरान होता है। वह देखता है कि रेयॉन सीधे ग्रीन वॉर डीमन से भिड़ा हुआ है, उसी दुश्मन से जिसने सबको एक ही ब्लो में गिरा दिया था। ऊपर से हमारा हीरो वही स्टार कनेक्टिंग सोर्ड चला रहा है जो बर्न ने पहले इस्तेमाल की थी। बर्न को एहसास होता है कि वह सोच रहा था कि वह रेयॉन को कैचअप कर लेगा, लेकिन हमारा लड़का ट्रेनी लेवल से बहुत आगे निकल चुका है। तभी मार्था वहां पहुंचती है और कहती है कि यही रेयॉन की असली ताकत है और जो उसने पहले दिखाया था वह सिर्फ आइसबर्ग का सिरा था। वह बताती है कि सिर्फ बराबरी पर होना काफी नहीं है, क्योंकि सरप्राइज अटैक के बाद रेयॉन को अपनी ऑरा या एनर्जी रिकवर करने का समय ही नहीं मिला। मार्था चिंतित हो जाती है और सवाल करती है कि इतनी कम स्टेमिना में क्या रेयॉन ग्रीन वॉर डीमन को हरा पाएगा। तभी रूनन सामने आती है और मदद करने का सुझाव देती है। मार्था हैरानी से कहती है कि वह खुद मुश्किल में है और रूनन तो उससे भी कमजोर है। फिर भी रूनन बिल्कुल शांत रहती है, जिसे देखकर मार्था चौंक जाती है। बोर भी अपनी हिचकिचाहट पर शर्मिंदा होकर लड़ाई में कूदने का फैसला करता है। मार्था याद दिलाती है कि डीमन का पिछला हमला कितना भयानक था और शक जताती है कि तीनों मिलकर भी हालात नहीं बदल पाएंगे। लेकिन बर्न कहता है कि वे अपने साथी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वे जिग हार्ट सोर्ड्समैन हैं। आखिरकार मार्था मान जाती है और चेतावनी देती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी सबकी होगी। इसी बीच ग्रीन वॉर डीमन हैरान होता है कि एक साधारण ट्रेनी इतने समय तक टिका रहा और उसे ईडन में रिक्रूट करने तक का विचार आता है। वह उत्सुक होकर उसका नाम पूछता है। हमारा लड़का खुद को रेयॉन जिगर्ट बताता है। यह सुनते ही डीमन चौंक जाता है और उसके बाल आंखें देखकर समझ जाता है कि वह जिगर्ट की डायरेक्ट लाइन से है, नॉर्थ के डिस्ट्रक्टिव किंग का खून। वह तुरंत रिक्रूट करने का विचार छोड़ देता है और घोषणा करता है कि रेस्टोरेशन के नाम पर वह रेयॉन को किसी भी कीमत पर मारेगा। दहाड़ते हुए डीमन अपनी ताकत बढ़ाता है और विशाल तलवार से हमला करता है। रेयॉन पीछे कूदता है और महसूस करता है कि दुश्मन बहुत तेज हो गया है। शायद कम्बैटिव एंड डिबैटिव एनर्जी बढ़ गई है। रिंग ऑफ फायर से बचाव करते हुए भी वह पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। अचानक मार्था पीछे से हमला करती है और डीमन की पीठ पर जोरदार वार करती है। डीमन उसे वीकलिंग कहकर चिल्लाता है। जैसे ही वह मार्था की ओर मुड़ता है, रूनन हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने आकर अपनी फ्रॉस्ट ऑरा ब्रेथ ऑफ विंटर का इस्तेमाल करती है। उसके इशारे पर बुरान स्टार कनेक्टिंग सोर्ड और चेन स्टारलाइट टेक्निक से हमला करता है, लेकिन डीमन उसे पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि उसके मुंह से खून टपकने लगता है। वह बुर का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगा यह ट्रिक काम करेगी, और कहता है कि उसमें उस ब्लॉन्ड जैसी स्किल नहीं है। बर मानता है कि उस मूव से डीमन को हराना मुश्किल है, लेकिन कम से कम वह समय खरीद सकता है। डीमन हैरान होकर सोचता है कि उसका मतलब क्या है। तभी मार्था टाइटन ऑरा मीटियर फॉर्म के साथ हमला करती है और चिल्लाती है कि यह झेल कर दिखाओ। गुस्से में डीमन बर्न फेंकता है और दोनों को गिरा देता है, यह कहते हुए कि उनका रेजिस्टेंस बेकार है। लेकिन हमारा हीरो आत्मविश्वास से कहता है कि उनकी कोशिश व्यर्थ नहीं है। वह अपने साथियों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रिकवर होने का समय दिया, और वादा करता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। डीमन रेयॉन्स बची हुई ताकत देखकर हैरान होता है और सोचता है कि वह असल में है कौन। रेयॉन
तलवार उठाकर कहता है कि खुद को सम्मानित समझे, क्योंकि यह पहली बार है जब वह यह टेक्निक किसी दुश्मन पर इस्तेमाल कर रहा है। 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन, विंड्स ऑफ ब्लेजिंग डोमिनियन एक्टिवेट होते ही रेयॉन्स शरीर अलग तरह की आग में घिर जाता है, जो सरप्राइज अटैक वाली फ्लेम्स से बिल्कुल अलग है। डीमन की इंस्टिंक्ट्स खतरे की चेतावनी देने लगती हैं और वह समझ जाता है कि इसे अभी खत्म करना होगा। वह झपटता है, लेकिन रेयॉन हेड ऑन टकराकर जबरदस्त प्रिसिजन से वार करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डीमन को पूरी तरह पराजित कर देता है। डीमन का शरीर जमीन पर निष्क्रिय पड़ा रहता है और हीरो पास ही विजयी खड़ा होता है। उसके दोस्त स्तब्ध रह जाते हैं। रेयॉन तुरंत चिल्लाकर चेतावनी देता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ईडन के बाकी ग्रीन डीमंस मौजूद हैं, इसलिए वह आदेश देता है कि डोमेन, पीस और विलेज की सेफ्टी के लिए बचे हुए एनिमीज को खत्म कर दिया जाए। सैनिक जोर से उसका आदेश स्वीकार करते हैं। बर्न आगे बढ़कर मानता है कि रेयॉन सही था। उसकी लीडरशिप और सेकंड ग्रुप के बिना वे सब और विलेजर्स दोनों ही मारे जाते। वह रेयॉन को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देता है और ऑर्डर्स के खिलाफ जाने के लिए माफी मांगता है। हालांकि बूरन कहता है कि वह वैसे भी विलेज जाता, क्योंकि उसके हिसाब से ताकत की कमी के कारण इनजस्टिस को नजरअंदाज करना जिगर्ट सोर्ड्समैन के लिए अस्वीकार्य है। रेयॉन मुड़कर कहता है कि बूरन ने अच्छा किया, इसी वजह से वह इतनी फियर्सली लड़ा। वह सोचता है कि अगर उनमें से कोई भी वहां न होता तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट दिल से आभार जताता है। बर थोड़ा झेंपते हुए कहता है कि उसे पूरी तरह समझ नहीं आता कि रेयॉन क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन वह वादा करता है कि और मजबूत बनेगा ताकि अगली बार बिना रेयॉन्स मदद के अपना कर्तव्य निभा सके। इसके बाद रेयॉन मार्था की तारीफ करता है और मानता है कि आखिरी पलों में ग्रीन वॉर डीमन का ध्यान भटकाने की वजह से ही वह रिकवर कर पाया। वह ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। मार्था तारीफ टालते हुए कहती है कि वह इंस्ट्रक्शंस न मानने से बेहतर मरना पसंद करेगी और विलेज की मरम्मत में मदद करने चली जाती है। बाद में हमारा सोर्ड्समैन सोचता है कि क्या मिशन आखिरकार खत्म हो गया है। जैसे ही टेंशन उतरती है, थकान उसे घेर लेती है और वह मुश्किल से खड़ा रह पाता है। तभी रूनन पीछे से उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। रेयॉन हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे पता था कि वह गिरने वाला है। रूनन शांत स्वर में कहती है कि वह ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसा ही ड्रेन्ड दिखता था। हमारा हीरो राहत की सांस लेता है और समझता है कि उसके साथी भी उसे उतनी ही बारीकी से देख रहे हैं जितना वह उन्हें देखता है। वह रूनन को धन्यवाद देता है और उसकी गोद में आराम करता है। अचानक सिस्टम नोटिफाई करता है कि लाइफ थ्रेटनिंग बैटल में लिमिट से आगे जाने के कारण उसके सभी स्टैट्स 1 से बढ़ गए हैं। उसने खुद से ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट को हराया है। सिस्टम उसके नए स्टेटस और रिवॉर्ड्स दिखाता है। रेयॉन समझता है कि ये ग्रीन वॉर डीमन को हराने के रिवॉर्ड्स हैं। स्टैट्स इंक्रीज, एक नया ट्रेट और एक टाइटल। जिज्ञासावश वह उन्हें डिटेल में देखने का फैसला करता है। वह उठकर रूनन से कहता है कि वह विलेज लौट जाए, जबकि वह आसपास किसी बचे हुए खतरे की जांच करेगा। बाद में जंगल में बैठा हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्टैट्स देखता है। उसे लगता है कि यह छोटा इंक्रीज अभी मामूली लगे, लेकिन आगे चलकर इसका असर बड़ा होगा और यह इफेक्ट स्थायी है। सिस्टम बैकस्टैब ट्रेट को डिटेल में समझाता है। रेयॉन सोचता है कि यह स्किल असैसिनेशन के लिए सही है और अगर यह पहले होती तो पहली अटैक में ही लड़ाई खत्म हो सकती थी। तभी रात प्रकट होता है और पूछता है कि सिस्टम एक वीकलिंग को हराने पर इतना रिवॉर्ड क्यों दे रहा है। रेयॉन उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसी की वजह से वह लगातार मजबूत हो रहा है। गुस्से में रात धमकी देता है कि रेयॉन को कभी आसान मौत नहीं मिलेगी और वह उसे अनंत काल तक सताएगा। हमारा हीरो धमकियों को अनदेखा कर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर कर सकता है तो जो चाहे कर ले। विलेज में छात्र घरों की मरम्मत कर रहे होते हैं। कोई और लकड़ी मांगता है और हैरान होता है कि डिब्रीज अचानक गायब कैसे हो गया। इसी बीच हमारा लड़का झपकी से जागता है। हैरान कि थोड़े आराम का सोचकर वह सो गया। बाहर आकर वह देखता है कि वुडन बैरिकेड्स ठीक हो चुकी हैं। रूनन पूछती है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है। वह कहता है कि छोटी नींद काफी थी और वह बताती है कि विलेजर्स ऑफ सेबू उससे मिलने इंतजार कर रहे हैं। विलेजर्स धन्यवाद देते हैं। रेयॉन पहली बार ऐसी कृतज्ञता महसूस करता है। अपनी पिछली असैसिन जिंदगी में उसे कभी यह नहीं मिला था। वहाँ सिर्फ लाइफ और डेथ मायने रखते थे और उसने जो कुछ भी किया वह सब डारियस रॉबर्ट के नाम चला जाता था। चाहे उसने कितने ही दुश्मन मारे हों या कितने ही गंदे काम किए हों, सारा क्रेडिट डारियस को ही मिलता था। लेकिन अब पहली बार आर को उसके अपने डीड्स के लिए पहचाना जा रहा था। वह क्या उसने कभी पहले ऐसा महसूस किया था? यह एहसास नशे जैसा है। वह और चाहता है, और ज्यादा सराहना और पहचान पाने की भूख महसूस करता है। हमारा हीरो तय करता है कि वह असैसिन नहीं बल्कि सोर्ड्समैन बनकर जिएगा ताकि ऐसे नजारे बार बार देख सके। वह दृढ़ निश्चय करता है
है कि भविष्य में यह एहसास उसकी जिंदगी का नियमित हिस्सा बनेगा। उस रात बाद में विलेजर्स आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बीच रेयॉन विलेज चीफ के पास जाता है और कहता है कि वह एक सवाल निजी तौर पर पूछना चाहता है। चीफ सहमत हो जाता है और रेयॉन उसे अलग ले जाता है। चीफ सोचता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन में क्या है। रेयॉन पूछता है कि क्या उसे पता है कि ऑर्क्स को किस फैक्शन ने नियंत्रित किया और विलेज पर हमला करवाया। चीफ बताता है कि ब्लू हेड सोर्ड्समैन ने कहा था कि यह ईडन था, 5 डीमंस में से एक, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उनकी छोटी ऑर्डिनरी विलेज को क्यों निशाना बनाया गया। तब रेयॉन सर कैनबार की बात उठाता है कि कभी सेबू माउंटेन में एक रेड जेमस्टोन मिला था और पूछता है कि क्या यह सच है। ओल्ड मैन पुष्टि करता है कि उसने युवावस्था में वह जेमस्टोन पाया था और उसे साथ ले आया था। रेयॉन कहता है कि ईडन की दिलचस्पी उसी जेमस्टोन में है। चीफ यह सुनकर सन्न रह जाता है और महसूस करता है कि यह सारा कहर उसी की वजह से हुआ होगा। रेयॉन चेतावनी देता है कि इस बार ईडन को रोका गया है, लेकिन जब तक जेमस्टोन रहेगा विलेज निशाना बनी रहेगी। ओल्ड मैन पुष्टि करता है कि उसने युवावस्था में वह जेमस्टोन पाया था और उसे साथ ले आया था। रेयॉन कहता है कि ईडन की दिलचस्पी उसी जेमस्टोन में है। चीफ यह सुनकर सन्न रह जाता है और महसूस करता है कि यह सारा कहर उसी की वजह से हुआ होगा। रेयॉन चेतावनी देता है कि इस बार ईडन को रोका गया है, लेकिन जब तक जेमस्टोन रहेगा विलेज निशाना बनी रहेगी। चीफ बताता है कि उसने उस स्टोन को गार्डियन डेटी माना था क्योंकि उसे दफनाने के बाद जमीन उपजाऊ और मौसम गर्म हो गया था। घबराकर वह पूछता है कि क्या स्टोन को निकालकर फेंक देना चाहिए। रेयॉन जवाब देता है कि वह इसे अपने साथ ले जाएगा और समझाता है कि ईडन के लिए ह्यूमंस सिर्फ सैक्रिफाइसेस हैं, इसलिए जिगर्ट ले जाना ही सबसे अच्छा समाधान है। चीफ को डर लगता है कि जिगर्ट अगला निशाना बन जाएगा, लेकिन रेयॉन कहता है कि यह जिगर्ट का कर्तव्य है। चीफ राहत महसूस करता है और कहता है कि वे जिगर्ट के फिर से अरणी हो गए हैं। रेयॉन हैरान होकर पूछता है कि फिर से उसका क्या मतलब है। चीफ बताता है कि दशकों पहले जब वह रेयॉन से थोड़ा बड़ा था, तब हाउस ग्लेन जिगर्ट के हेड ने विलेज को बचाया था। रेयॉन चौंक जाता है। चीफ विविडली याद करता है कि कैसे ग्लेन जिगार्ट ने मॉन्स्टर स्वॉर्म से सबको बचाया और सबके साथ दयालु व्यवहार किया। रेयॉन अपने दादा की मौजूदा छवि से इसकी तुलना करता है। चीफ माफी मांगते हुए उसे जेमस्टोन की जगह ले चलता है। स्टोन निकालने पर चीफ बताता है कि यह कपड़ा फैमिली एयरलूम है जो जेम की तेज रेड लाइट को छिपाता है। रेयॉन गॉब्लिन किंग के मैजिक स्टोन को पहली बार देखता है और समझ जाता है कि अगर ईडन ने इसे पा लिया तो उसी जैसी ताकत वाला मॉन्स्टर फिर पैदा हो सकता है। वह स्टोन को लपेटने को कह ही रहा होता है कि तभी पीछे एक विशाल आदमी प्रकट होता है। वह कहता है कि क्लॉथ की वजह से ही वे जेमस्टोन नहीं ढूंढ पाए, वरना विलेज कब की नष्ट हो जाती। रेयॉन तलवार खींचते हुए उसकी पहचान पूछता है और भीतर से डर जाता है कि उसने उसकी प्रेजेंस महसूस ही नहीं की। जायंट मास्क दिखाता है। रेयॉन सोचता है कि यह ओगर जैसा है और अंदाजा लगाता है कि वह ब्लड रेविंग डीमन है। जायंट उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है कि जिगर्ट ट्रेनी के लिए उसकी इंसाइट काबिले तारीफ है। वह खुद को ईडन का ब्लड रेविंग डीमन बताता है। वह रेयॉन्स एग्जैक्ट स्ट्रेंथ आंक नहीं पाता, लेकिन अंदाजा लगाता है कि वही सोर्ड्समैन है जिसने ग्रीन वॉर डीमन को हराया। रेयॉन सोचता है कि क्या यही वह सुपीरियर है जिसका जिक्र किया गया था, जबकि उसने कहा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। ब्लड रेविंग डीमन मास्क पहनते हुए बताता है कि मिशन उसी ने दिया था और अगर ग्रीन वॉर डीमन मरा ना होता तो वह खुद कभी नहीं आता। सीधे शब्दों में रेयॉन्स वजह से ही वह यहाँ है। तभी एक सुन्न कर देने वाली कॉम्बैटिव एनर्जी रेयॉन पर टूट पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर सारे ट्रेनीज और सीबू भी मिल जाएं, तब भी इस डीमन के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसी पल राथ प्रकट होता है और कहता है कि रेयॉन कभी जीत नहीं सकता। वह 2 विकल्प देता है, फ्यूडल रेजिस्टेंस जारी रखे और मरे, या अपने शरीर का कंट्रोल सौंप दे। जैसे ही जायंट हरे मॉन्स्टर में बदलता है, खतरा और भी असली लगने लगता है। दूसरी ओर रॉन के दोस्त अभी भी विलेज फेंसेस में व्यस्त होते हैं। बर्न मार्था को आते देख पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। वह चिढ़ाते हुए कहती है कि वह यह देखने आई है कि वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और ताना मारती है कि बर्न सोर्ड्समैन से ज्यादा कारपेंटर लगता है। बर्न उसे छोड़ देने को कहता है। मार्था पलटकर कहती है कि वह बड़ी है और उसे आदेश देने का हक सिर्फ एक को है। तभी वे रूनन को फ्रूट से भरी टोकरी उठाए देखते हैं। पूछने पर रूनन बताती है कि ये रॉन के लिए हैं और ज्यादा फ्रेश हैं। मार्था उसे छेड़ती है कि वह तो पहले से उसकी पत्नी जैसी लग रही है। रूनन अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। अचानक पास में जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। रूनन तुरंत उस ओर दौड़ती
करती है, रेयॉन को लेकर चिंतित, और बताती है कि वही जगह है जहां वह चीफ के साथ गया था। वह सबको हथियार उठाने, कीन और 6th ट्रेनिंग ग्राउंड को बुलाने को कहती है। बर्न, मार्था और रूनन चीफ के घर पहुंचते हैं और रेयॉन को पुकारते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि रेयॉन घायल हालत में विलेज चीफ को ढाल बनाकर बचाए खड़ा है। रेयॉन तुरंत बेहोश चीफ को बर्न को सौंपता है और आदेश देता है कि उसे सुरक्षित ले जाकर तुरंत निकल जाओ। मार्था घबराकर पूछती है कि उसका मतलब क्या है। तभी ऑप्रेसिव एनर्जी का ऐसा दबाव पड़ता है कि बर्न की सांस रुकने लगती है, रूनन के फेफड़े कुचलने लगते हैं और मार्था भी गिर पड़ती है। ईडन ब्लड रेविंग डीमन मुस्कुराता है और नए शिकार मिलने से खुश होता है। बर्न उसकी आर्मर देखकर समझ जाता है कि यह ओगर जैसी है और वह ईडन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक हो सकता है। डीमन उनका मजाक उड़ाता है कि जिगर्ट सोर्ड्समैन होकर भी इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे। रेयॉन गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे मरने की जल्दी है। साथ ही दोस्तों को संभलने को कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वे वहीं रहे तो सब एनाइलेट हो जाएंगे। वह उन्हें ऑरा फोकस करने, प्रेशर तोड़कर खड़े होने का आदेश देता है। बर्न को चीफ को सुरक्षित ले जाकर विलेजर्स इवैक्यूएट करने को कहता है। बर्न आदेश मानकर जल्दी लौटने का वादा करता है। रेयॉन मार्था और रूनन को पीछे रहने, डायवर्जन के लिए तैयार रहने और सीधे दुश्मन से न भिड़ने को कहता है। वह इंस्ट्रक्टर रिमर के शब्द याद दिलाता है, उन्हें अपनी लिमिट से आगे जाना होगा। डीमन उनकी स्पिरिट की तारीफ करता है, लेकिन शक जताता है कि लिमिट्स पार करना उसके खिलाफ काफी होगा। रेयॉन जानता है कि ट्रेनीज और विलेजर्स उस पर निर्भर हैं। अगर वह डगमगाया, सब खत्म। वह ओपनिंग ढूंढता है, मगर यह लड़ाई इनसरमाउंटेबल क्लिफ जैसी लगती है, जो उसकी पिछली जिंदगी में भी मुश्किल होती। डीमन पूछता है कि वह हमला करेगा या बस खड़ा रहेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता। वह चेतावनी देता है कि अगर रेयॉन नहीं आया तो वह खुद आएगा। डीमन के हिलते ही रेयॉन देखता है कि वह पहले से भी तेज है। हमारा प्रोटैगनिस्ट 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन से हमला करता है, रिवॉल्विंग स्काई टेक्निक के साथ 10 फ्लेम्स इग्नाइट करता हुआ। डीमन झपटता है और मानता है कि उसे रेयॉन्स आउटपुट पसंद आया। भयानक फ्लेम्स के बावजूद वह जबरदस्ती आगे बढ़ता है और रेयॉन को डिफेंसिव पर धकेल देता है। रेयॉन एक वार रोकता है और मुश्किल से उसकी दिशा बदल पाता है। डीमन की पंच एक बड़ा बोल्डर चकनाचूर कर देती है। अंदर ही अंदर हमारा लड़का समझ जाता है कि रिंग ऑफ फायर से वह बस ट्रेजेक्टरी बदल सका, वरना उसी पल मर जाता। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन जानता है कि उसके दोस्त देख रहे हैं और उन्हें उसके टेक्निक्स सीखने होंगे। थोड़ा सा चांस भी नो चांस से बेहतर है। हीरो फिर हमला करता है, मगर डीमन हंसता है और कहता है कि अगर फ्लेम्स एक पंच में गायब हो जाती तो मजा ही नहीं आता। डीमन फिर पंच मारता है, जिसे रेयॉन मुश्किल से डॉज करता है। धूल और धुआं भर जाता है। डीमन मानता है कि रेयॉन्स फ्लेम्स ऑर्डिनरी ऑरा से बिल्कुल अलग लेवल की हैं और अब समझ आता है कि ग्रीन वॉर डीमन कैसे हारा, हालांकि उसे उसका नुकसान खलता है। फिर वह कहता है कि आग उसके खिलाफ बेकार है और पूछता है कि क्या रेयॉन जानता है क्यों। रेयॉन जवाब देता है कि जानता है। ओगर किंग आर्मर से बना हेलमेट। वह समझाता है कि फॉरेस्ट के राजा ओगर्स भीषण आग में भी सुरक्षित रहते हैं और अनगिनत फ्लेमिंग एरोज झेलकर भी कासल्स तबाह कर देते हैं। ब्लड रेविंग डीमन में यही ओगर ट्रेट है, इसलिए फायर अटैक्स बेकार हैं। डीमन ताना मारता है कि कोई भी ऑरा उसके सामने फ्यूडल है। रेयॉन शांत होकर कहता है कि अगर फायर काम नहीं करेगी तो वह कुछ और इस्तेमाल करेगा और अपनी कोल्ड ऑरा एक्टिवेट करता है। डीमन अचानक बदलाव से चौंक जाता है। फायर पर रेयॉन्स मास्टरी पहले ही असाधारण थी और अब वह वाटर एट्रीब्यूट ऑरा पर भी वही पकड़ देखता है। डीमन हैरानी से पूछता है कि इतना यंग होकर कोई इतने एडवांस्ड एट्रीब्यूट्स और ऑरा कंट्रोल कैसे कर सकता है, और रेयॉन्स असली आइडेंटिटी पर शक करने लगता है। रेयॉन पूछता है कि क्या डीमन समझ रहा है कि जल्द ही वही हाथ उसे हरा देंगे। डीमन चिढ़कर कहता है कि देखेगा उसकी स्पिरिट कब तक टिकती है। दूर से कई सोर्ड्समैन यह भयानक लड़ाई देखकर दौड़ पड़ते हैं। बोर घबराकर आवाज लगाता है और फिर जम जाता है जब वह रेयॉन को डीमन से भिड़ते देखता है। वह फ्लेम्स की जगह फ्रॉस्ट ऑरा देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि रेयॉन 2 अलग अलग ऑरा चला सकता है। पूरे कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स को स्ट्रेंथ के आधार पर टियर्स में बांटा जाता है। ऑरा सीखने की शुरुआत करने वाले एलाइड बिगिनर्स कहलाते हैं। वेपन में ऑरा चैनल करना सीखने पर वे ऑरा यूजर्स बनते हैं। आगे चलकर ऑरा एक्सपर्ट रियल्म आता है, जहां ब्लेड में ऑरा प्रोजेक्ट होती है। बर्न समझ जाता है कि रेयॉन एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका है। यह असंभव होना चाहिए था, फिर भी वह ब्लड रेविंग डीमन से लड़ रहा है। बर्न देखता है कि रेयॉन एक्सपर्ट रेल्म की दहलीज पर खड़ा किसी तरह टिके हुए है, हालांकि पावर गैप साफ। बर्न की नजर पकड़ते ही रेयॉन आंखों से इशारा करता है, जो सिर्फ लंबे समय साथ ट्रेनिंग करने वाले समझ सकते हैं।
बर्न तुरंत समझ जाता है। ओपनिंग मिलते ही कोऑर्डिनेटेड अटैक। रूनन और मार्था भी संकेत पकड़ लेती हैं। तीनों चुपचाप सहमत होते हैं। विलेज को बचाना है। लड़ाई के बीच रेयॉन चिल्लाकर कहता है कि जो है सब झोंक दो। डीमन रेयॉन्स साथ उलझा होता है और तीनों उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डीमन इसी पल का इंतजार कर रहा होता है। वह एस्ट्रल एनर्जी का जबरदस्त सर्ज छोड़ता है और तीनों को उछाल देता है। बर्न तुरंत उस ओवरवेलमिंग पावर को पहचान लेता है। डीमन एक्सपर्ट रेल्म से आगे बढ़कर मास्टर बन चुका होता है। ब्लड रेविंग डीमन ताने में रेयॉन को धन्यवाद देता है कि उसने उन्हें एक एक कर निपटाने की मेहनत बचा दी। उनकी आंखों में उम्मीद से निराशा बदलते देख वह हंसता है और पूछता है कि क्या रेयॉन को सच में लगा था कि वह जीत सकता है, और चेतावनी देता है कि अपनी औकात न जानने की सजा में वह यहीं मरेगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर कहता है कि इंतजार करने वाला वह अकेला नहीं है। रेयॉन अपने असैसिन पास्ट से जमा सारी मर्डरस विल और फ्रॉस्ट की ठंडक को 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन सोर्ड आर्ट में उंडेल देता है। सब कुछ एक ही अल्टीमेट पॉइंट में समेटकर वह सीधा डीमन की छाती तक पहुंचता है और तलवार घोंप देता है। ब्लड रेविंग डीमन घुटनों पर गिरता है, लेकिन पल भर बाद छाती में धंसी तलवार पकड़े फिर खड़ा हो जाता है। हैरान होकर वह पूछता है कि क्या रेयॉन ने जानबूझकर वही पल चुना जब उसकी डिफेंस कमजोर थी। वह मानता है कि एक छोटी सी गलती होती तो वह मर जाता। फिर एक जोरदार पंच से वह रेयॉन को उड़ा देता है और नंगी हाथ से उसकी तलवार तोड़ देता है, कहते हुए कि स्किल के फर्क को पाटने के लिए रेयॉन बहुत कमजोर है। युवा सोर्ड्समैन समझ जाता है कि डीमन ने स्किन और मसल्स सखर्त कर हमला रोका। यही ऑरा मास्टर की निशानी है। हालात देखते हुए रेयॉन जान लेता है कि प्लान खत्म हो चुका है। टॉप ट्रेनी होने के नाते वह सभी जिगट ट्रेनीज को तुरंत डिसएंगेज करने का आदेश देता है और कहता है कि मौजूदा हालत में जीत की कोई उम्मीद नहीं। वह इवैक्यूएशन पर ध्यान देने और ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंट्स को बचाने को कहता है। अचानक वह बूर पर चिल्लाता है कि यह जिगट सोर्ड्समैन की मौत नहीं हो सकती। वह सबको रिट्रीट करने और किसी भी कीमत पर ब्लड रेविंग डीमन से भागने का आदेश देता है। टीम आदेश मानती है और बुर इवैक्यूएशन संभालता है। दौड़ते हुए रूनन रेयॉन से कहती है कि वह वहां मरे नहीं। वह दृढ़ स्वर में जवाब देता है। डीमन ताना मारता है कि क्या उसे लगता है उसके दोस्त बच पाएंगे या वह अकेले उसे रोक लेगा। तभी हमारा लड़का रात को पुकारता है और एक वेजर का प्रस्ताव रखता है। रात हंसते हुए कहता है कि यह दांव कम और रेयॉन्स आखिरी पल ज्यादा लगते हैं। रेयॉन आउटकम दांव पर रखता है, या डीमन उसे मारेगा या वह जिंदा रहेगा। रात शक जताता है और रेयॉन मानता है कि जीत लगभग नामुमकिन है, इसलिए थोड़े से चांस के लिए उसे रात की मदद चाहिए। बॉडी और ऑरा रिस्टोर करने के बदले वह रात का रेज स्वीकार करता है। रात मान जाता है और रेज उंडेल देता है। रेयॉन्स शरीर दर्द से कांप उठता है। डीमन हैरान रह जाता है कि रेयॉन अचानक कैसे रिकवर हो गया। यह ओजियर या ट्रोल ब्लड नहीं है, फिर भी यह लॉजिक से परे है। रेयॉन बस कहता है कि उसने पहले ही कहा था, जानने की जरूरत नहीं। नई ताकत के साथ वह डीमन को ललकारता है और वादा करता है कि सनराइज तक उसे रोके रखेगा। बर सबको नियमों के अनुसार चलने, घायल और कमजोरों को सहारा देने को कहता है। वह दर्द और डर स्वीकार करता है, लेकिन तेजी से सुरक्षित जगह पहुंचने पर जोर देता है। कुछ ट्रेनीज घबराकर पूछते हैं कि क्या वे बच पाएंगे। मार्था याद दिलाती है कि रेयॉन टूटी बांह और डिसलोकेटेड रिब के साथ भी उनके लिए पीछे रुका है। अचानक मार्था भड़क जाती है और ऑफिसर पर चिल्लाती है कि वह बेकार खड़ा है और क्या वह सबकी जान फेंकना चाहता है। बर्न तुरंत ग्रुप को संभालता है, तेजी से चलने का आदेश देता है और बताता है कि क्रिन रीइंफोर्समेंट्स मांगने गया है। तभी बर्न एक विशाल मॉन्स्टर को आते देखता है। कोई घबराकर पूछता है कि क्या यह ओगियर है और वह यहाँ क्यों है। बर्न भी हैरान होता है कि फॉरेस्ट का किंग विलेज तक क्यों आया। मार्था इशारा करती है कि एक और ओगर भी है। पल भर में साफ हो जाता है, वे चारों ओर से घिर चुके हैं। कोई समझ जाता है कि ओगर्स उन्हें पिंसर कर रहे हैं और यकीन करना मुश्किल लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। मार्था ईडन की मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की क्षमता याद करते हुए शक करती है कि यही वजह है कि ब्लड रेविंग डीमन ने रेयॉन का पीछा नहीं किया। उसने पहले से ओगर्स छोड़ दिए थे और इसी हालात की उम्मीद की थी। एक जवान उम्मीद खो देता है और मान लेता है कि अब सब खत्म है और वे यहीं मर जाएंगे। लेकिन बर्न हार मानने से इनकार करता है। वह कहता है कि जब तक रेयॉन डीमन को रोके हुए है, उन्हें लड़ते रहना होगा। अगर वे यहाँ गिर गए तो वे उस लड़के का सामना नहीं कर पाएंगे जो अकेले सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ रहा है। इस बार मार्था भी बर से सहमत होती है। वह कहती है कि विलेजर्स को जल्दी इवैक्यूएट करना होगा ताकि वे वापस आकर रेयॉन की मदद कर सकें। बर सिर हिलाता है और कहता है
कि जिंदा रहकर दूसरों को बचाना ही उस साथी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके लिए लड़ रहा है। तीनों मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं। तभी एक अजीब हवा चलती है जो ओगर्स को टक्कर मारती है और बर्न तुरंत उसके सोर्स को पहचान लेता है। उधर बैटलफील्ड पर डीमन रेयॉन का मजाक उड़ाता है, उसे छोटा पेस्ट कहकर हार मानने को कहता है। हमारा हीरो बुरी तरह घायल और थका हुआ एक चट्टान के पास टिक जाता है और अपनी टूटी बांह को देख ग्रिमेस करता है। वह पल भर के लिए सोचता है कि लड़ते रहने के लिए हाथ काट ही दे, लेकिन रुक जाता है। वह खुद से पूछता है कि वह इतना दर्द क्यों सह रहा है, ऐसा दर्द जो उसने पिछली जिंदगी में भी नहीं झेला। तब वह बिना सोचे भाग जाता। उसी क्षण उसे सिल्विया दिखाई देती है, कहती है कि वह उसे पुराने जिगट सोर्ड्समैन की तरह गर्वित वॉरियर बनते देखना चाहती है। उसका आलिंगन उसे ताकत देता है। रेयॉन समझ जाता है कि वही शब्द और साथियों के साथ बिताए दिन उसे आगे बढ़ा रहे हैं। रूनान जो इंडिफरेंट दिखती है पर सबसे दयालु है, बर जो टेढ़ा शुरू हुआ पर अब अडिग है, और मार्था जो रूखी है पर अपने निश्चय में अचल। उसे मानना पड़ता है कि वे सब उसे अपने लगने लगे हैं। वह उन्हें बचाना चाहता है ताकि सब सच्चे जिगट सोर्ड्समैन बन सकें। वह खड़ा होता है। रात प्रकट होकर उसे मूर्ख कहता है कि वह इतना सह रहा है। वह पूछता है कि क्या उसने दोस्तों को भागने का वक्त दे दिया। रेयॉन सिर हिलाता है तो रैथ गुस्से में कहता है कि वह कीमत को कम आंक रहा है। क्या उसे लगता है कि वह बॉडी वापस पाएगा, डीमन को हरा देगा और साथियों से जा मिलेगा जब वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा। रैथ चिल्लाता है कि पोजेशन के बाद रेयॉन जिंदा तो रहेगा लेकिन कभी वापस नहीं आएगा। जैसे जैसे रेयॉन और रैथ अब्सॉर्ब करता है, दर्द असहनीय हो जाता है और वह चीखते हुए गिर पड़ता है। डीमन उसे सीमा पर देखकर कहता है कि अब वह खत्म है। फिर वह एक भयानक आइडिया बताता है। वह पहले रेयॉन्स साथियों को मारेगा और उसे आखिर में रखेगा ताकि वह हर सिर गिरते देखे। दर्द के बावजूद रेयॉन ऐसा होने नहीं देना चाहता। दांत भींचकर वह डीमन को रोकने का फैसला करता है ताकि सब भाग सकें। डीमन के जाते ही रेयॉन खड़ा होकर अपना नाम चिल्लाता है और खुद को ग्लेन नॉर्थ के डिस्ट्रक्टिव किंग का वंशज बताता है। वह कसम खाता है कि जब तक दिल धड़केगा डीमन यहाँ से नहीं जाएगा। उसकी स्पिरिट देखकर डीमन चौंकता है, उसका नाम याद रखने का वादा करता है और हमला करने बढ़ता है। रेयॉन जानता है कि उसके पास डॉज करने की ताकत नहीं बची। वह आंखें बंद करता है। तभी जोरदार हवा डीमन का वार रोक देती है। रिमर प्रकट होता है और वार थाम लेता है। रेयॉन कहता है कि वह देर से आया। रिमर हंसकर माफी मांगता है और कहता है कि अब बाकी वह संभालेगा। डीमंस उसे जिगार्ड का सोर्ड ऑफ लाइट पहचान लेते हैं कि ट्रैश को नए स्प्राउट्स को चलने नहीं देगा। डीमन ताना मारता है कि रिमर को भेजना दिखाता है कि जिगट कितना नरम हो गया है। उनकी लड़ाई शुरू होती है और डीमन मानता है कि अब भी रिमर के लिए ऐसे वार रोकना आसान नहीं है। डीमन सोचता है कि क्या अफवाहें सच हैं कि रिमर अपाहिज हो चुका है और उसका एनर्जी सेंटर टूट चुका है। रिमर तय इसे बेबुनियाद गॉसिप कहकर खारिज करता है और बेहतर सोर्स ढूंढने की सलाह देता है, ताना मारते हुए कि डीमंस हमेशा न्यूज में पीछे रहते हैं। वह बताता है कि वह कब का फ्रंट से रिटायर हो चुका है, इसलिए उसे नहीं पता ये अफवाहें क्यों फैली। डीमन उसे झूठा कहता है, याद दिलाता है कि कभी रिमर की तलवार में जबरदस्त किलिंग इंटेंट था, लेकिन अब वह हल्की हवा जैसी लगती है, इतनी कमजोर कि उसे काट ही नहीं सकती। दोनों जोरदार टकराते हैं। रिमर उसे कड़ी टक्कर देता है और बारबेरिक कहकर चिढ़ाता है। दूर से हमारा हीरो ध्यान से देखता है कि कैसे इंस्ट्रक्टर रिमर हमला और बचाव के बीच बिना रुके बदलता है, बिल्कुल हवा में बहते पत्ते की तरह। रेयॉन नोटिस करता है कि रिमर के सरप्राइज अटैक्स बेदाग हैं और वह एस्ट्रल एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहा है। उसे हैरानी होती है कि रिमर लड़ाई को खींच क्यों रहा है, यह तो अब तक खत्म हो सकती थी। उसे शक होता है कि रिमर जानबूझकर इतने खतरनाक पल में भी अपनी सोर्ड्समैनशिप दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो वह सच में पागल है। लड़ते हुए रिमर डीमन से पूछता है कि कमजोर हालत में भी वह उसे क्यों नहीं हरा पा रहा और चेतावनी देता है कि इसी रफ्तार से उसका हेलमेट गिर जाएगा। इससे डीमन भड़क उठता है और उसे सच में लड़ने को कहता है। रिमर मानता है कि अब रोक पाना मुश्किल हो रहा है और फैसला करता है कि अब इसे खत्म करेगा। उसका टीचिंग मटेरियल काबू से बाहर हो रहा है। वह रेयॉन को पुकारता है और कहता है, ध्यान से देखो, यही जिगर्ट की बैटल स्टाइल है, वह रेल्म जहां उसे एक दिन पहुंचना होगा। पहले सोर्ड फील्ड क्रिएशन, फिर आई ऑफ द स्टॉर्म। डीमन हैरान होता है कि रिमर के चारों ओर घूमता यह तूफान क्या उसका सोर्ड फील्ड है, क्योंकि उसकी ऑरा इतनी ओवरवेलमिंग है कि कोई एस्केप नहीं बचती। तय करके वह हेड ऑन क्लैश के लिए कूदता है। हवा में दोनों टकराते हैं, लेकिन रिमर कहीं ज्यादा तेज है। जबरदस्त टक्कर से दूर तक दिखने वाला स्मोक क्लाउड उठता है। धुआं छोंकने पर डीमन मानता है कि रिमर ने शरीर और ऑरा की ताकत को आधा कर सारी शांत हवा तलवार में समेट दी।
सकती। यही स्वॉर्ड फील्ड का परफेक्ट उदाहरण है। फिर भी वह पूछता है कि जिगार्ट की डायरेक्ट लाइन में न होकर भी रिमर यह कैसे बना पाया। रिमर बताता है कि यह असली स्वॉर्ड फील्ड नहीं बल्कि एल्वन अफिनिटी से नेचर की ताकत उधार लेकर उसकी नकल है। डीमन मान लेता है कि बूढ़ा और बीमार टाइगर भी टाइगर ही रहता है। वह अफसोस जताता है कि रेयॉन को मार नहीं पाया और मानता है कि यह चूक मिशन को भारी नुकसान देगी। रिमर चेतावनी देता है कि बस बहुत हुआ, वह उनके यंग किंग पर हाथ नहीं डालने देगा। डीमन स्वीकार करता है कि रेयॉन में किंगली क्वालिटीज हैं, लेकिन रिमर को घमंड न करने की चेतावनी देता है। ईडन के पास भी रेयॉन्स बराबर टैलेंट है। फिलहाल जिगर्ट के सोर्ड ऑफ लाइट से हार मानते हुए डीमन रिमर के डिसाइसिव ब्लो के बाद गिर पड़ता है। रिमर तलवार म्यान में रखकर रेयॉन से पूछता है कि क्या उसने टेक्निक देखी। यही स्वॉर्ड फील्ड है, माना बाउंड्रीज से अलग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और ऑरा बर्स्ट से बनने वाला क्षेत्र जो अनुभव, उपलब्धियों और भविष्य से बनता है। डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के कारण वह कहता है रेयॉन भी एक दिन बना पाएगा। तभी रूनन, मार्था और बर दौड़ कर आते हैं। रिमर सोचता है कि जिगर्ट ब्लड के बिना स्वॉर्ड फील्ड चलाना उम्र तक चूस लेता है और टूटे एनर्जी सेंटर के साथ ये उसके लिए बेहद दर्दनाक है। फिर भी उसे पछतावा नहीं, उसने एक नए राजा का जन्म देख लिया था। उसी पल रिमर ने राउन को अपना नया लॉर्ड मानने का फैसला कर लिया। अपनी अपंग कर देने वाली चोट के बाद से वह बिना किसी उद्देश्य के जी रहा था, लेकिन इन यंग सोर्ड्समैन ने उसे जीने की नई वजह दी। इसी कारण उसे अपनी बची हुई जिंदगी खर्च करने का कोई पछतावा नहीं है। जाहिर है समय खत्म होने से पहले वह राउंडज़ार्ट को अगला ज़गार्ट किंग बनते देखना चाहता है। इसी बीच रॉयल पैलेस में रेयॉन्स दादा लॉर्ड ग्लेन यह पुष्टि कर रहे होते हैं कि क्या सच में हमारे लड़के ने ईडन के ब्लड रेविंग डीमन का सामना किया था। रिमर मानता है कि उसे ग्लेन की हैरानी की उम्मीद थी और उसी का रिएक्शन देखने वह जल्दी आ गया था और यह पूरी तरह वर्थ था। ग्लेन अब भी स्तब्ध उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। रिमर बताता है कि यकीन करना मुश्किल है, यहाँ तक कि उसके लिए भी, लेकिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कसम खाता है कि यह सच है। न सिर्फ उसने बल्कि 5th और 6th ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सभी ट्रेनीज और सीबू विलेज के लोग भी रेयॉन को अकेले ब्लड रेविंग डीमन का सामना करते देख चुके हैं। ग्लेन सोचता है कि ऐसा डीमन तो स्वॉर्ड मास्टर के बराबर होता है। अगर यह सच है तो कीमत क्या रही। रिमर जवाब देता है कि ज्यादातर को हल्की चोटें आईं, लेकिन रेयॉन गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर भी रिमर के पहुंचने तक टिका रहा। ग्लेन पूछता है कि क्या वह बस इस पर विश्वास कर ले। रिमर मानता है कि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कहता है कि ग्लेन को मानना पड़ेगा जब वह देखेगा कि रेयॉन स्वॉर्ड एक्सपर्ट रेल्म तक पहुंच चुका है। वह जोड़ता है कि रेयॉन ने मास्टर पावर वाले डीमन के खिलाफ टिके रहने का कारनामा किया, इसलिए एल्विन एसेप का इस्तेमाल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं था। ग्लेन चौंक कर कहता है कि सेकंड वर्ल्ड ट्री का एसेप अमूल्य खजाना है। रिमर जोर देता है कि रेयॉन इसके काबिल था। ग्लेन मुस्कुराकर कहता है कि यह फेवरेटिज्म जैसा लगता है। रिमर आह भरता है और कहता है कि वह बस रेयॉन और बाकी सबको बढ़ते देखना चाहता है। ग्लेन समझते हुए लोएन को डिवीजन लीडर्स बुलाने का आदेश देता है। लोएन तुरंत हामी भरता है। अप्रत्याशित रूप से ग्लेन रिमर की तारीफ करता है। रिमर मुस्कुराता है, सोचता है कि शायद 20 साल बाद ग्लेन से तारीफ सुन रहा है। ग्लेन उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि ज्यादा खुश न हो, वरना उसकी रेकलेस हरकतों के बिना और तारीफ मिलती। फिर वह पूछता है कि ट्रेनीज कब लौटेंगे। रिमर कहता है कि वे जल्द पहुंचने वाले हैं। पैलेस के बाहर रेयॉन सोचता है कि सीबू विलेज मिशन सफल रहा। ईडन की दखल से नुकसान हुआ, लेकिन वे मरम्मत के लिए रुके। गंभीर चोटों के कारण वह चीफ के घर में ठीक हुआ। होश में आते ही उसने रात के साथ हुए वेजर का रिवॉर्ड देखा। रात ने नतीजा रद्द करने की कोशिश की, कहता रहा कि डीमन को रिमर ने मारा, रेयॉन ने नहीं। फिर भी स्टैट्स सैटिस्फाइंग थे, खासकर आयरन विल ट्रेट से रैथ चिढ़ गया। सिस्टम ने बताया कि वह वही एबिलिटी देता है जिसकी यूजर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रैथ बड़बड़ाया कि आयरन विल न होता तो वह अब तक बॉडी टेक ओवर कर चुका होता। पैलेस के सामने सभी ट्रेनीज लाइन में खड़े होते हैं। कमांडर इलुन उनका स्वागत करता है। मैनर में लॉर्ड ग्लेन के सामने सब नील करते हैं। फुसफुसाहट फैलती है। क्या सच में रेयॉन जिगर्ट ने ग्रीन वॉर डीमन को मारा और ब्लड रेविंग डीमन से बच गया? झुकते हुए रेयॉन सोचता है कि यह समन्स अब उसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी लग रही है। सभी एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसने इस मिशन से बहुत कुछ सीखा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आगे की लड़ाइयां और भी कठिन होंगी, इसलिए उसे और ज्यादा मजबूत बनना होगा। स्क्वाड लीडर्स, डिवीजन लीडर्स और डायरेक्ट लिनियज के मास्टर्स की मौजूदगी से साफ है कि ग्लेन जिगर्ट इस घटना को गंभीरता से ले रहा है। ग्लेन पब्लिक और प्राइवेट मामलों में साफ फर्क रखता है और योगदान का इनाम जरूर देता है, इसलिए यह अचीवमेंट्स
साबित करने और नई मार्शल आर्ट्स पाने का सबसे सही समय है। लॉर्ड ग्लेन रेयॉन को सामने बुलाता है, मानता है कि वही मिशन का की फिगर था और उससे डिटेल्ड रिपोर्ट मांगता है। रेयॉन पूरी बात बताता है। सिबू पहुंचते ही प्रोबिंग गेज से शुरू होकर गॉब्लिन किंग की मैजिक स्टोन खोजते वक्त ग्रीन वॉर डीमन पर किए गए एम्बुश तक। वह बताता है कि पहली लड़ाई के बाद ब्लड रेविंग डीमन ने हमला किया और ट्रेनीज की कैजुअलिटीज कम करने के लिए उसने खुद बेट बनने का फैसला किया। तभी कारून बीच में चिल्लाता है, रेयॉन पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और कहता है कि सिर्फ ग्रीन वॉर डीमन ही टीनेजर्स के ग्रुप को खत्म करने के लिए काफी था, ब्लड रेविंग डीमन तो दूर की बात है। जवाब में रेयॉन डोरियन को एविडेंस लाने को कहता है। डोरियन ग्रीन और ब्लड रेविंग डीमन दोनों के हेलमेट्स लॉर्ड ग्लेन के सामने रख देता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। रेयॉन ग्लेन से तलवार निकालने की अनुमति मांगता है, जो मिल जाती है। जैसे ही वह ब्लेड खींचता है, फ्लेम्स उसके चारों ओर लहराने लगती हैं। कोर्ट एक असली ऑरा ब्लेड और प्रचंड फायर देखकर दंग रह जाता है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि 10 साल पहले रेयॉन्स माना मुश्किल से एवरेज था। अब ग्रीन वॉर डीमन की हार समझ में आती है। रेयॉन रूड रॉयल की ओर देखकर पूछता है कि क्या यह प्रूफ काफी है। जलन से भरा रॉयल मजबूर होकर मान लेता है कि रेयॉन एक्सपर्ट रेल्म तक पहुंच चुका है और उसके पास जीत का सबूत है। लॉर्ड ग्लेन पूरे समूह को संबोधित करता है और रेयॉन के साथ 5th और 6th ट्रेनिंग ग्राउंड के टॉप ट्रेनीज की तारीफ करता है। बाद में रेयॉन सोचता है कि ग्लेन की अप्रत्याशित तारीफ ने सिर्फ ग्रुप ही नहीं, पूरी मैनर को स्तब्ध कर दिया। दशकों में पहली बार ग्लेन ने एक्सीलेंट शब्द इस्तेमाल किया था। कुछ ट्रेनीज की आंखें भर आती हैं। रिपोर्ट पूरी होने के बाद रेयॉन गॉब्लिन किंग की मैजिक स्टोन पेश करता है और ईडन का असली उद्देश्य बताता है। अंत में सभी ट्रेनीज को ब्रॉन्ज टैबलेट्स मिलती हैं, जबकि हमारे वॉरियर को सिल्वर टैबलेट दी जाती है। कोर्ट से निकलते हुए रेयॉन सोचता है कि शायद उसने उम्मीदें ज्यादा बांध ली थीं। ईडन का उद्देश्य उजागर करने के बाद भी कोई स्पेशल मार्शल आर्ट नहीं मिली। तभी रात प्रकट होकर शिकायत करता है कि इतनी अहम जानकारी देने के बावजूद रेयॉन को कुछ खास नहीं मिला। रात बड़बड़ाता है कि 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन मिलने के बाद उसने ग्लेन पर थोड़ा भरोसा किया था, जो गलती थी। बाहर निकलते वक्त लोएन रेयॉन को रोकता है और एनेक्स में मिडनाइट को आने को कहता है। कारण पूछने पर बताता है कि हेड ऑफ हाउस ने बुलाया है, यह उसका सेकंड रिवॉर्ड होगा। घर लौटते ही हेलन लेडी सिल्विया को बताती है कि यंग मास्टर आ गया है। माँ बेटे को देखकर खुश हो जाती है। सिल्विया पूछती है कि ईडन से लड़ने के बाद वह ठीक है या नहीं। रेयॉन आश्वस्त करता है कि वह लगभग ठीक हो चुका है। सिल्विया उसे गले लगाती है और माफी मांगती है कि उसे ज़ेगार्ड जैसा बनने को कहा। रेयॉन कहता है कि वह उसके शब्दों के लिए आभारी है। ब्लड रेविंग डीमन के सामने वही आवाज उसे सच्चा ज़ेगार्ड सोर्ड्समैन बनने की याद दिला रही थी। उसी एनकरेजमेंट ने उसे डटे रहने की ताकत दी। आज वह जो गर्वित सोर्ड्समैन बनकर खड़ा है, वह सिर्फ उसकी बातों की वजह से है और इसके लिए वह दिल से आभारी है। हमारा हीरो तब चौंक जाता है जब देखता है कि उसकी माँ और हेलन दोनों की आंखों में आंसू हैं। मेड हैरानी से कहती है कि वह कब इतना शानदार बड़ा हो गया, जिस पर रेयॉन पूछता है कि वे रो क्यों रही हैं। उस रात बाद में वह जूडियल से पूछता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ असामान्य हुआ क्या। जूडियल बताती है कि सेंट्रल मार्शल पैलेस ने उसे वापस बुलाया है, इशारा करते हुए कि वे उसे हटाना चाहते हैं। रेयॉन समझ जाता है कि सोर्ड एक्सपर्ट बनने की रिपोर्ट न देने और ऑडियंस चेंबर की घटना की झुंझलाहट उसी पर निकालना चाहते हैं। जूडियल एक डबल एजेंट है जिसे उसने बचाने के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए रेयॉन तय करता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। वह उसे आदेश देता है कि जिंदा रहना है तो उसके निर्देश माने। जूडियल चौंक जाती है जब वह कहता है कि सेंट्रल मार्शल पैलेस को पत्र भेजे कि वह रेयॉन्स पर्सनल मेड बन गई है, क्योंकि उसकी माँ को उसकी सेहत की चिंता थी। रेयॉन समझाता है कि इससे पैलेस को शक नहीं होगा और उन्हें लगेगा कि उसके जरिए जानकारी जुटाना आसान है। वह आगे कहता है कि अगर सस्पिशन महसूस हो तो रिपोर्ट करे कि रेयॉन काफी रिकवर कर चुका है, लेकिन यह बात सिर्फ हेड ऑफ हाउस और इंस्ट्रक्टर रिमर जानते हैं। इससे पैलेस को लगेगा कि वह अब भी उपयोगी है। जूडियल सहमत होती है और तुरंत पत्र भेजने का वादा करती है। इसके बाद रात प्रकट होकर हर शब्द की आलोचना करता है और पूछता है कि रेयॉन एक बेकार स्पाई को क्यों रखे हुए है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पलटकर कहता है कि जूडियल बेकार नहीं है, वह करून पर वार करने के लिए एक ट्रैप बनेगी। वह उसे छोड़ने से इनकार करता है क्योंकि कभी उसे भी यूं ही फेंक दिया गया था। इसके बाद वह दिन के आखिरी काम पर जाता है। रॉयल कोर्ट में रेयॉन लॉर्ड ग्लेन को प्रणाम करता है और कहता है कि वह बुलावे पर आया है। ग्लेन सीधे पूछता है कि मिशन के दौरान उसने कौन सी फुटवर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल की। रेयॉन सोचकर बताता है कि उसने रिवर
रिवर फुटवर्क पर भरोसा किया क्योंकि उसका मानना है कि फुटवर्क ही वॉरियर का भविष्य तय करती है। ग्लेन मानता है कि रिवर फुटवर्क बुनियादी और उपयोगी है, लेकिन शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ उसकी सीमा है। फिर वह घोषणा करता है कि ईडन के ऑब्जेक्टिव उजागर करने के इनाम में वह रेयॉन को खुद एक फुटवर्क टेक्निक सिखाएगा। हमारा हीरो स्तब्ध रह जाता है। ग्लेन खड़ा होकर कहता है कि ध्यान से देखो, वह सिर्फ एक बार दिखाएगा। जैसे ही वह चलता है, उसके पैरों और शरीर के चारों ओर फ्लेम्स घूमने लगती हैं। रेयॉन दंग रह जाता है। यह कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के कदम हैं। टेक्निक धीमी भी है, तेज भी, कठोर भी और कोमल भी, इतनी मुक्त कि कहीं भी पहुंचा दे। ग्लेन बताता है कि इसका नाम सुप्रीम हार्मनी स्टेप्स है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि रिंग ऑफ फायर ने परफेक्ट फॉर्म ऑब्जर्व कर लिया है और पहला स्टेप हेवनली एडवांस तेजी से सीखा जाएगा। ग्लेन पूछता है कि क्या उसने ध्यान से देखा। रेयॉन माफी मांगते हुए कहता है कि वह सिर्फ पहला स्टेप फॉलो कर पाया। ग्लेन समझते हुए बात खत्म करता है और याद दिलाता है कि यह ईडन के ऑब्जेक्टिव का रिवॉर्ड था। सीखना अब उस पर है। रेयॉन विदा लेता है। बाद में लोन ग्लेन से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सुप्रीम हार्मनी स्टेप्स सिखाएंगे और चिंता जताता है कि क्या यंग मास्टर इसे साध पाएगा। ग्लेन जवाब देता है कि छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन में भी रेयॉन हेवनली एडवांस पकड़ सका, जो इस टेक्निक का आधा एसेंस है। गार्डन में हमारा बॉय सोचता है कि ग्लेन द्वारा सुप्रीम हार्मनी स्टेप्स सिखाए कई दिन बीत चुके हैं। वह सिस्टम की सपोर्ट के साथ मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया। रात ताना मारते हुए याद दिलाता है कि यह किसी वीकलिंग के बस की टेक्निक नहीं है। फिर भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि थोड़ी और मेहनत से वह सफल हो जाएगा। अभ्यास के दौरान उसकी माँ अचानक उसे आराम करने को चिल्लाती है। रेयॉन सोचता है कि कहीं उसका एनर्जी सेंटर तो नहीं टूटा, क्योंकि वह रिमर जितनी फुर्तीली लग रही है। सिल्विया झुंझलाकर याद दिलाती है कि उसने पूरी तरह रिकवर होने तक ट्रेनिंग न करने का वादा किया था। वह उसे शांत होने को कहकर रुकने पर राजी हो जाता है, सोचते हुए कि वह डेविलडम के मॉनर्क से भी डरावनी है। आखिरकार सिल्विया की लगातार डांट से उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है। वह चेतावनी देती है कि अगर फिर पकड़ा गया तो मुसीबत होगी। चुपके से प्रैक्टिस करने की कोशिश में भी हेलन और बाकी मेड्स कड़ी निगरानी रखते हैं, जिससे वह ट्रेनिंग नहीं कर पाता। गार्डन में बैठा वह देखता है कि वे सब मजे में हैं और मान लेता है कि कभी कभी आराम करना भी अच्छा है। तभी एक मेड दौड़ती हुई आती है और बताती है कि एक गंभीर समस्या है। राइडन जिगर्ट आ रहा है। रेयॉन हैरान होता है क्योंकि राइडन बॉल्डर जिगर्ट का बेटा है, ग्लेन का चौथा पुत्र। वह पूछता है कि एनेक्स क्यों आएगा। मेड बताती है कि पता नहीं, लेकिन आते ही रेडन लेडी सिल्विया और मेड्स पर हिंसक हो गया। एनेक्स एंट्रेंस पर रेडन बदतमीजी से सिल्विया से पूछता है कि गेस्ट आने पर गार्डन गंदा क्यों है और क्या उसे विजिट की कोई लेटर नहीं मिली। सिल्विया शांत होकर कहती है कि कोई लेटर नहीं आया। रेडन भड़ककर आरोप लगाता है कि या तो उसका बटलर गलती कर रहा है या वह झूठ बोल रही है। सिल्विया सफाई देती है और गार्डन साफ करने का समय मांगती है। भीतर ही भीतर रेडन जलता है। उसने व्हाइट ब्लड रिलीजन की एक ब्रांच नष्ट की, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब रेयॉन पर केंद्रित हैं। चिढ़कर वह सिल्विया को जल्दी करने को चिल्लाता है और उसके हाथ पर थूक देता है। हेलन विरोध करती है तो वह उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, यह कहते हुए कि डायरेक्ट लाइन का सदस्य होने के नाते वह उसकी मास्टर है। जूडियल आकर सिल्विया को सावधान करती है और आगे बढ़कर स्थिति रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही रेडन लात मारने उठता है, रेयॉन तलवार लिए प्रकट होता है। रेडन उसे पहचानकर खुश होता है और तलवार म्यान में डालने का आदेश देता है। खुद को रेडन जिगर्ट बताता है। रेयॉन गुस्से को अनदेखा कर स्टेटस जताता है, लेकिन रेयॉन गर्दन पर वार करता है। रेडन का सर्वेंट तलवार से रोकता है। रेयॉन एक जोरदार पंच से सर्वेंट को उड़ा देता है। रेडन चिल्लाता है कि वह किस पर हमला कर रहा है। रेयॉन उसे घुसपैठिया बताकर पेट में लात मार देता है। रेडन घुटनों पर गिरकर बदला लेने की कसम खाता है। रेयॉन कहता है कि एनेक्स उसका घर है, रेडन का नहीं। जैसे ही रेयॉन बात खत्म करने वाला होता है, रेल प्रकट होकर उसे रुकने का आदेश देता है। रेयॉन समझ जाता है कि रेल हेवनली ब्लेड डिवीजन का सोर्ड्समैन है, हेड ऑफ हाउस के अधीन। रेडन डिवीजन को रेयॉन को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन रेल सख्ती से कहता है कि वह सिर्फ हेड के आदेश मानता है और रेडन को पीछे हटने की सलाह देता है। रेडन उसे गार्ड डॉग कहकर अपमानित करता है, मगर उसका बटलर टकराव बढ़ने से बचने के लिए रिट्रीट की सलाह देता है। अनिच्छा से रेडन वहां से जाने को मान जाता है, लेकिन रेयॉन को धमकी देता है कि इस अपमान की कीमत उसे ऐसी बेइज्जती और दर्द से चुकानी पड़ेगी जो मौत से भी बदतर होगी। इसके बाद हेलन लेडी सिल्विया से माफी मांगती है कि वह और कुछ नहीं कर पाई। सिल्विया उसे ढांढस बंधाती है, उसकी हिम्मत के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह वादा करती है कि इस मामले को खुद सुलझाएगी, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़कर कहता है कि वह इसे
उसे खुद संभालेगा और उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। कुछ समय बाद रेयन और रेडन दोनों लॉर्ड ग्लेन के सामने घुटनों के बल होते हैं। ग्लेन उन्हें खड़े होने को कहता है और बताता है कि उसने कल की घटना के बारे में सुना है। रेडन दावा करता है कि उसने एनेक्स में मिलने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन उसे ठंडा व्यवहार और कोई तैयारी नहीं मिली। वह आरोप लगाता है कि रेयन ने बिना उकसावे के उस पर और उसके बटलर पर हमला किया और अगर हालात बिगड़ते तो वह मर भी सकता था। इस बीच हमारा हीरो सोचता है कि रेडन तलवारबाजी से ज्यादा अभिनय में माहिर है, जूडियल के बताए रूप से बिल्कुल अलग। फिर रेयन कहता है कि रेडन की गवाही झूठी है और उसे रेडन का लाल गुस्से से भरा चेहरा याद है। रेडन गुस्से में रेयन्स कॉलर पकड़कर लॉर्ड ग्लेन के सामने उसे गालियां देता है। लोएन तुरंत उसे रोकता है और याद दिलाता है कि वह कहाँ खड़ा है। लॉर्ड ग्लेन दोनों की अलग अलग कहानियां सुनकर एक गवाह बुलाने का फैसला करता है। रेयल सामने आता है और खुद को हेवनली ब्लेड डिवीजन का सदस्य बताता है। वह कहता है कि एनेक्स को कोई पत्र नहीं मिला था और लेडी सिल्विया हमेशा की तरह गार्डन में मेड्स के साथ काम कर रही थी। तभी रेडन बिना बताए आ गया। रेयन चौंक जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रेल डायरेक्ट लाइन का पक्ष लेगा, लेकिन उसने सच बताया। सब सुनने के बाद लॉर्ड ग्लेन रेडन को डांटता है और पूछता है कि क्या उसने उसके सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। रेडन जोर देता है कि असली समस्या यह है कि एक कोलैटरल ने डायरेक्ट लाइन के सदस्य पर हाथ उठाया जो हाउस की हायरार्की के खिलाफ है, कहते थे। ग्लेन मानता है कि यह गंभीर है, लेकिन कहता है कि दोनों पक्ष दोषी हैं और दोनों को सजा मिलेगी। रेडन विरोध करता है कि साधारण सजा काफी नहीं। रेयन बीच में बोलता है कि वह कोई भी सजा स्वीकार करेगा, लेकिन उससे पहले उसे कुछ करना है। ग्लेन उत्सुक होकर पूछता है क्या। रेयन बताता है कि रेडन ने उसकी माँ का अपमान किया और मेड्स पर ज्यादा हिंसा की, जिसकी कीमत अब तक नहीं चुकाई गई। ग्लेन दोहराता है कि दोनों की गलती है और शुरू से उनका व्यवहार बहुत शोरगुल वाला रहा है। वह पूछता है कि क्या उन्हें याद है वे कहाँ खड़े हैं। रेडन दबाव में कहता है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रेयन कहता है कि इसी वजह से वह न्याय चाहता है। वह ग्लेन के शब्द याद दिलाता है कि यह हाउस सोर्ड्समैन का है, इसलिए एक सोर्ड्समैन की कीमत तलवार से तय होनी चाहिए। वह सोर्ड ड्यूअल की अनुमति मांगता है। ग्लेन थोड़ी देर सोचकर इसे मनोरंजक मानते हुए मान जाता है और घोषणा करता है कि ड्यूअल 1 हफ्ते बाद ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में होगा। रेडन अपने पिता बॉल्डर के सामने खड़ा होता है। बॉल्डर पूछता है कि क्या सच में सोर्ड ड्यूअल होगा। रेडन पुष्टि करता है और बताता है कि रेयन ने दादा के सामने चुनौती दी। शर्तें साफ हैं, अगर रेडन जीता तो रेयन्स एनर्जी सेंटर तोड़ दिया जाएगा, अगर हारा तो उसे और उसके बटलर को एनेक्स में सबके सामने माफी मांगनी होगी और ट्रू मार्शल पैलेस फिर कभी एनेक्स के पास नहीं आएगा। बॉल्डर कहता है कि रेयन सिर्फ सिल्विया और किसी अनजान आदमी का बेटा है और डायरेक्ट लाइन का मतलब दिखाने को कहता है। रेडन आश्वस्त करता है कि अब वह इंटरमीडिएट एक्सपर्ट रेल्म में है और इस बार रेयन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बॉल्डर उसे सलाह देता है कि ड्यूअल में उसे मार न दे, बल्कि उसकी कलाई की टेंडन्स काट कर उसे अपंग बना दे। एनेक्स में लेडी सिल्विया और हेलन हमारे लड़के को सोर्ड प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती हैं। हेलन घबराकर कहती है कि यंग मास्टर का ड्यूअल सर रेडन से तय है और क्या यूं ही खड़े रहना सही है। वह जोड़ती है कि रेडन इंटरमीडिएट एक्सपर्ट है, जबकि रेयन अभी नॉविस लेवल पर है, शायद अभी भी इसे रोका जा सकता है। सिल्विया मानती है कि ड्यूअल खतरनाक है और अगर वह पहले घबरा न जाता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। वह यह भी बताती है कि बॉल्डर की फ्लेक्सिबल सोर्ड स्टाइल जिसे रेडन ने सीखा है, ओपनिंग्स का फायदा उठाने में माहिर है। फिर भी सिल्विया हेलन से कहती है कि उस पर भरोसा रखे। वह मानती है कि वह भी डरी हुई है, लेकिन रेयन ने भरोसा मांगा है, इसलिए अब वह अपने बेटे पर विश्वास करेगी। प्रैक्टिस के दौरान जूडियल लंच लेकर आती है, सैंडविचेस, ताकि आसानी रहे, और धीरे खाने की सलाह देती है। रेयन धन्यवाद देता है और खाने के साथ एक बुक देखकर चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि यह रेडन की फ्लेक्सिबल सोर्ड से जुड़ी जानकारी है, बेहद सलीके से कंपाइल्ड। वह हैरान होता है कि जूडियल ने एक ही दिन में इतना इंटेलिजेंस इकट्ठा कर बुक बना दी। माँ की रक्षा करने और अब बिना कहे इतनी अहम जानकारी लाने पर रेयन उसके प्रति आभार महसूस करता है। समय बीतता है और दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी करते हैं। आखिर ड्यूएल का दिन आ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों खड़े होते हैं। रेडन धमकी देता है कि वह रेयन को पूरी तरह कुचल देगा ताकि वह फिर तलवार न उठा सके। रेफरी इशारा करता है, ड्रम्स बजते हैं। रेडन चार्ज करता है, कहता है कि अब ब्लफ काम नहीं करेगा। तभी वह चौंक जाता है। रेयन गायब। असल में रेयन उसके पीछे खड़ा है, तलवार रेडन के कंधे पर टिकी हुई। रेडन हकलाकर पूछता है कि वह पीछे कब पहुंचा। रेयन कहता है कि आज वह 8 बार मरेगा। फिर तलवार छोड़कर इतना जोरदार पंच मारता है कि रेडन उड़कर दूर गिरता है। खून बहता है और वह मानता है कि वह रेयन्स मूवमेंट ट्रैक ही नहीं कर पाया। रेयन उसे उठने को कहता है। ये लेटर वाले झूठ की कीमत। रेडन गालियां देता हुआ पलटवार करता है, लेकिन फिर रेयन गायब।
रेयन आवाज देता है कि वह अब बाईं तरफ है और सोर्ड हैंडल से चेहरे पर वार करता है। ये माँ के फूल पर थूकने की कीमत, अगला वार उस फूल को रौंदने की कीमत और फिर हेलन को मारने की कीमत चुकाई जाती है। जमीन पर पड़े रेडन को यकीन नहीं होता। वह देखता है कि रेयन सिर्फ स्टार कनेक्टिंग सोर्ड और रिवर फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी वह हार रहा है। किनारे से हेलन समझती है कि रेयन पहले वार में ही खत्म कर सकता था, लेकिन वह जीत से ज्यादा हिसाब बराबर कर रहा है। मेट्स के लिए भी। सिल्विया भावुक हो जाती है। वह अपने पिता को याद करती है, जो शक्ति के पीछे भागते रहे, घर को ठंडा बनाते गए और कैसे वह सच का सामना न कर पाने के कारण भाग गई थी, जबकि उसे अपने बल पर टिकना चाहिए था। अब रायन सबको दिखा रहा है कि हालात चाहे जैसे हों, डटे रहना और पलटवार करना क्या होता है। ड्यूअल आगे बढ़ते हुए वह रेडन को जमीन पर पटक देता है। सिल्विया समझ जाती है कि उसका बेटा यह सिखा रहा है कि भागने के बजाय आगे बढ़कर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आखिरकार रेफरी घोषणा करता है कि रेडन इनकैपेसिटेटेड हो चुका है और सोर्ड ड्यूअल का विजेता रेयन है। जैसे ही जीत की घोषणा होती है, बॉल्डर गुस्से में फट पड़ता है और अपने बेटे पर चिल्लाता है। क्राउड में रिमर खुशी से चिल्लाता है, याद दिलाता है कि उसने पहले ही रेयन्स जीत की भविष्यवाणी की थी। डोरियन, मार्था, बर और रुनान जश्न मनाते हैं। लोएन लॉर्ड ग्लेन से कहता है कि जिगर्ट की सेवा में इतने सालों में पहली बार उसने कोलैटरल के लिए ऐसा उत्साह देखा है। लॉर्ड ग्लेन सहमत होता है। उसे रेयन्स साथियों का समर्थन और ड्यूअल दोनों ही चौंकाते हैं। अनुभव की कमी के बावजूद रेयन ने सुप्रीम हार्मनी स्टेप्स का इस्तेमाल किया, वही फुटवर्क जिसे ग्लेन ने डार्कनेस पार कर ट्रांसेंडेंस पाने के बाद बनाया था। इतनी कठिन मार्शल आर्ट कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाते, लेकिन रेयन ने सिर्फ 2 हफ्तों में इस्तेमाल कर लिया। ग्लेन यह भी देखता है कि इतनी कम उम्र में रेयन कितनी लोकप्रियता पा चुका है। ट्रेनिंग ग्राउंड में भीड़ उसका नाम पुकारती है। ग्लेन सोचता है कि शक्ति हमेशा इस घर का सबसे बड़ा मूल्य रही है, लेकिन शायद डायरेक्ट लाइन से बाहर जन्मा यह लड़का जिसने अन्याय झेला है, एक दिन इस घर को बदल सके। ग्लेन खड़ा होकर कहता है कि ड्यूअल खत्म हो चुका है, अब शर्तें पूरी होंगी। वह लोएन को ट्रू मार्शल पैलेस के सालाना बजट की व्यवस्था करने और कोई भी बहाना ढूंढने का आदेश देता है। लोएन हंसते हुए हामी भरता है। ग्लेन की निगरानी में शर्तें लागू होती हैं। रेडन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानता है और रेयन्स माँ व मेड्स से माफी मांगता है। ट्रू मार्शल पैलेस को एनेक्स में दखल न देने की चेतावनी दी जाती है। मेड्स राहत और खुशी के आंसू बहाती हैं। बाद में सिल्विया अपने बेटे से पूछती है कि वह इतना मजबूत कब बन गया। रेयन शर्माते हुए कहता है कि वह उससे ज्यादा चिपके नहीं। पास खड़ी एक पोनी टेल्ड लड़की कहती है कि ऐसे पल में रेयन बिल्कुल साधारण लड़के जैसा लगता है। एक और व्यक्ति कहता है कि उसकी फुटवर्क और सोर्ड्समैनशिप लगभग परफेक्ट थी। पोनी टेल्ड लड़की उसे अपनी डिवीजन में चाहती है, जबकि दूसरा उसे ब्लैक टाइगर डिवीजन में ले जाना चाहता है। ग्रे हेयर्ड वुमन बताती है कि 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के ट्रेनीज जल्द ग्रेजुएट करेंगे और सिलेक्शन सेरेमनी दिलचस्प होगी। मार्था, बर और रूनान भी कहीं भी टॉप तक पहुंच सकते हैं। रात को बेडरूम में जूडियल पूछती है कि क्या उसने ड्यूअल पहले से प्लान किया था। रेयन मानता है कि कुछ हद तक किया और जीत का भरोसा था। जूडियल उसे फ्राइटनिंग लेकिन बेहद काइंड कहती है और सर करून से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। बाहर देखते हुए रेयन सोचता है कि जूडियल की भावनाएं सच्ची हैं, इसलिए उसे बताना सुरक्षित होगा कि उसका रेज सिर्फ एक एक्ट था। बाद में रॉयल पैलेस में रिमर लॉर्ड ग्लेन से मिलता है और अपनी उंगलियों में पहनी हुई गोल्ड रिंग्स दिखाता है। ग्लेन और लोएन उसे उत्सुक नजरों से देखते हैं। ग्लेन पूछता है कि उसे इतनी ज्वेलरी कहाँ से मिली। रिमर घमंड से बताता है कि उसने ट्रू मार्शल पैलेस के मास्टर के खिलाफ बैटिंग जीत ली और यह सब रेयन की वजह से हुआ। इतना ही नहीं, वह 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी ट्रेनीज के लिए एलिक्सर्स भी हासिल कर लाया। ग्लेन मजाक में पूछता है कि क्या वह अपने ही बेटे से उगाही करने की बात कबूल कर रहा है। चाय पीते हुए ग्लेन कहता है कि रिमर की यह घमंडी शेखी इस मुलाकात की असली वजह नहीं हो सकती और उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। रिमर बताता है कि उसके पास एक प्रपोजल है। ग्लेन को हैरानी होती है क्योंकि उसे लगा था कि ट्रेनिंग से जुड़े सारे मामले पहले ही रिमर को सौंप दिए गए हैं, लेकिन रिमर साफ करता है कि यह ट्रेनिंग नहीं बल्कि ग्रेजुएशन एग्जाम से जुड़ा मामला है। ग्लेन डिटेल्स पूछता है। रिमर समझाता है कि अभी का टेस्ट या तो इंस्ट्रक्टर अप्रूवल पर होता है या ट्रेनी स्पार पर, लेकिन ये बच्चे ओवन किंगडम के नाइट्स से लड़ चुके हैं और एक डेडली मिशन से बचकर लौटे हैं। वे पहले ही ऐसे ट्रायल्स झेल चुके हैं जो ट्रेनीज से कहीं आगे के हैं। इसी वजह से वह मानता है कि 5th ट्रेनिंग ग्राउंड एक नए तरह के चैलेंज का हकदार है। लॉर्ड ग्लेन पूछता है कि उसका सुझाव क्या है। रिमर सुझाव देता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम को सर्वाइवल एग्जाम बनाया जाए, जहां ट्रेनीज को हाउस के बाहर बिना किसी मदद और जिगार्ट नाम के सहारे के सर्वाइव करना होगा, भले ही वे
वे अभी फुल फ्लेज्ड सोर्ड्समैन न हों। उन्हें हायर रेल्म की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ग्लेन इस विचार पर सोचता है और कहता है कि रिमर खुद भी बदल गया है। रिमर हैरान होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। ग्लेन बताता है कि एनर्जी सेंटर टूटने और फ्रंट लाइन से हटने के बाद रिमर का चेहरा हमेशा उदास रहता था, लेकिन 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के ट्रेनीज से मिलने के बाद उसमें फिर से जुनून लौट आया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स जैसा। रिमर झेंपते हुए मानता है कि यह थोड़ा शर्मनाक है। लोवन भी मानता है कि रिमर का डिमीनर बेहतर हुआ है। रिमर कहता है कि उसने टीचिंग में अपना टैलेंट खोज लिया है, सिर्फ सोर्ड्समैनशिप में नहीं, और शायद वह अगले किंग को भी ट्रेन करे। ग्लेन पूछता है कि क्या वह रेयोन की बात कर रहा है। रिमर कहता है कि बर्न, मार्था या रूनन भी हो सकते हैं। ग्लेन आदेश देता है कि 1 हफ्ते के भीतर नए एग्जाम की रिपोर्ट जमा करे और चेतावनी देता है कि अगर वह असफल रहा तो यह बातचीत कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। रिमर आत्मविश्वास से जवाब देता है कि रिपोर्ट पहले से तैयार है। ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी ट्रेनीज इकट्ठा होते हैं। कोई जोर से पूछता है कि रिमर कहाँ है, जबकि उसने सबको बुलाया था। यह असामान्य नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्टर रिमर कभी समय पर नहीं आता। कोई मजाक करता है कि शायद वह गैम्बलिंग हाउस या पब में रात गुजार कर अभी लौटा है। तभी रिमर दरवाजा लात मारकर खोलता है और कहता है कि वह ऑर्फनेज होकर आया था, इसलिए देर हो गई। डोरियन बुदबुदाता है कि अगर झूठ बोलना है तो थोड़ा बिलीवेबल होना चाहिए। रिमर जोर देकर कहता है कि वह सच बोल रहा है। फिर वह एक जरूरी अनाउंसमेंट करता है जिस पर उसने गहराई से सोचा है और आज उन्हें देखकर आखिरी फैसला लिया है। वह घोषणा करता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम जल्द शुरू होगा। वे हमेशा ट्रेनी बने नहीं रह सकते। आमतौर पर एग्जाम इंस्ट्रक्टर रिकॉग्निशन या स्पार पर आधारित होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। क्यूरियस ट्रेनी पूछता है कि उसका मतलब क्या है। रिमर समझाता है कि वे ओवन किंगडम के नाइट्स से लड़ चुके हैं, साउथ यूनियन के साथ असली बैटल देख चुके हैं और पिछले मिशन में ईडन के हमले से भी बच चुके हैं, इसलिए इस बार उन्हें दुनिया की विशालता दिखाने भेजा जाएगा। ग्रेजुएशन एग्जाम का टॉपिक होगा सर्वाइवल। 1 महीने बाद वे जिगर्ट ट्रेनी स्टेटस छोड़ देंगे और पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पर सिर्फ एक तलवार के सहारे सर्वाइव करेंगे। जो डरते हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी होगा। इस बीच रूनान रेयोन से पूछती है कि क्या वह यह चैलेंज लेगा। हमारा लड़का आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। रूनन भी कहती है कि वह भी करेगी। डोरियन उत्सुक होकर शामिल होने का फैसला करता है, सोचते हुए कि इंस्ट्रक्टर के पास जरूर कोई ठोस वजह होगी। मार्था अपनी आदत के मुताबिक कहती है कि सर्वाइवल तो उसके लिए जन्म से ही जीवन का तरीका रहा है। रिमर हैरान होता है कि सबने इतनी आसानी से फैसला कर लिया, खासकर रेयोन, और पूछता है कि क्या ट्रेनीज को सच में पता है कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा। वह रेयोन को टॉप ट्रेनी बताते हुए कहता है कि बाकी लोग शायद बिना जोखिम सोचे उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमारा हीरो शांत स्वर में कहता है कि वह जानता है यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि रिमर कभी उन्हें ऐसा चैलेंज नहीं देगा जिसे वे पार न कर सकें। रिमर उसके एटीट्यूड की सराहना करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह उसके साथ नरमी नहीं बरतेगा। फिर वह डेस्टिनेशंस बताता है। बर्न लवाइन डेजर्ट जाएगा, मार्था सयन कैनियन, रूनन कतान जंगल और रायोन नॉर्थ ईस्ट में हाबन कासल। यह सुनते ही रायोन को हैबन कासल की बदनामी याद आ जाती है। रिमर समझाता है कि यह एक बैटलफील्ड है जहां नॉर्दर्न सी और स्टालिन माउंटेन के मॉन्स्टर्स रोज हमला करते हैं। इसे हेलिश बैटलफील्ड कहा जाता है, जहां तलवार म्यान में रखने का भी समय नहीं मिलता। सबको मुश्किल होगी, खासकर हमारे लड़के को, जिसकी ओर रिमर खास नजर डालता है। इसके साथ ही वह उन्हें बताता है कि डिपार्चर में लगभग 1 महीना है, इसलिए पूरी तैयारी करें। बाद में पैलेस गार्डन में रेयोन जोरदार ट्रेनिंग करता है, जिसे उसकी माँ और हेलन देख रही होती हैं। हेलन चिंतित होकर कहती है कि वह खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है और इन दिनों मुश्किल से सो रहा है। वह चाहती है कि वह टेस्ट मना कर दे क्योंकि होबन कासल बेहद खतरनाक है। लेडी सिल्विया मानती है कि जोखिम है, लेकिन इसे ग्रोथ का मौका भी समझती है क्योंकि हेबन कासल उसका एग्जाम साइट है। वह बेहतरीन हालत में पहुंचना चाहता है। वह तय करती है कि पीछे से उसका साथ देगी ताकि वह निश्चिंत होकर ट्रेनिंग कर सके। ट्रेनिंग करते हुए रेयोन पिछले हफ्ते से बढ़े हुए रेजिमेंट की थकान महसूस करता है, फिर भी उसे लगता है कि यह काफी नहीं है। हेवन कासल के मॉन्स्टर्स की खाल सख्त और शरीर विशाल होता है, जिन्हें ब्लेड से काटना मुश्किल है। जिगर्ट सोर्ड्समैनशिप अटैक और डिफेंस का संतुलन है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह डिसएडवांटेज में रहेगा। वह 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनकी ऑरा कंजम्पशन लंबी लड़ाइयों में जोखिम भरी है। रिंग ऑफ फायर ने मदद की है, मगर वह हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकता। डिपार्चर में 3 हफ्ते बचे हैं, इसलिए उसे हेवन कासल की और जानकारी और एक नई ऑफेंसिव टेक्निक चाहिए। वह तय करता है कि अब खुद में इन्वेस्ट करने का समय है। कुछ ही देर बाद रेयोन लॉर्ड ग्लेन के सामने खड़ा होता है। ग्लेन पूछता है कि क्या वह सच में अपनी सिल्वर टैबलेट्स
नई सोर्ड टेक्निक पर खर्च करना चाहता है? रेयॉन हाँ कहता है। ग्लेन याद दिलाता है कि चॉइस उसकी है, लेकिन उसे लगा था कि वह अपनी माँ का डायरेक्ट लाइन स्टेटस रिस्टोर करने के लिए टैबलेट्स इस्तेमाल करेगा। रेयॉन मानता है कि पहले उसका इरादा वही था, लेकिन सीबू मिशन और ड्यूअल के बाद उसे समझ आया कि उसकी अचीवमेंट्स का इनाम सिर्फ सिल्वर टैबलेट था, गोल्ड नहीं। ग्लेन के पहले कहे शब्द याद करते हुए वह समझता है कि सिर्फ गोल्ड टैबलेट से ही सिल्विया का स्टेटस लौटेगा, इसलिए वह अब भी मजबूत बनने का फैसला करता है। ग्लेन सहमत होता है और कहता है कि हेवन कैसल के लिए यह सही सोच है। वह उसे एक किताब फेंकता है और कहता है कि अगर शक हो तो कुछ और चुन सकता है। किताब का नाम फैंग्स ऑफ इंसैनिटी देखकर रेयॉन का ध्यान खिंच जाता है। वह खुश होता है, सोचता है कि ग्लेन ने खुद चुनी है तो असरदार होगी। वह आभार जताता है। जाने से पहले ग्लेन पूछता है, हेवन कैसल जैसी जगह जानते हुए क्या वह डरा नहीं? उसने मना क्यों नहीं किया? रेयॉन बताता है कि ईडन से लड़ने के बाद उसे समझ आया कि लाइफ और डेथ बैटल 1 साल की ट्रेनिंग जितनी ग्रोथ देती है। उसे अपनी लिमिट से आगे धकेलने वाली परिस्थितियों का सामना करना होगा। वह रिमर पर भरोसा करता है। ग्लेन आखिरी सलाह देता है कि सोर्ड टेक्निक इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं, दृष्टि व्यापक रखनी होगी। तभी रिमर पीछे से प्रकट होकर कहता है कि इसी वजह से वह रेयॉन को सबसे ज्यादा मानता है। उसे खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट उसकी मंशा समझ लेता है, और यही बात हमारे हीरो को ब्यूरेन या शार्प टंग्ड मार्था से अलग बनाती है। ग्लेन रिमर को छेड़ते हुए कहता है कि वह कितना खराब टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स की पीठ पीछे बुराई करता है, और यह भी हैरानी जताता है कि उसने रेयॉन को फैंग्स ऑफ इंसैनिटी जैसी सोर्ड टेक्निक लेने दी जो गोल्डन टैबलेट के बराबर मानी जाती है। रिमर मजाक में ग्लेन के अपने ग्रैंडसन के लिए असीम प्रेम की बात करता है। ग्लेन शिकायत करता है कि रिमर बहुत बोलता है, मगर रिमर कहता है कि वह तो अब कम बोलने लगा है। फिर भी वह मानता है कि फैंग्स ऑफ इंसैनिटी एक हिंसक टेक्निक है और उसे चिंता है कि रेयॉन इसे कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। अब किताब दे दी है तो उसका काम खत्म है, मास्टर करना या नहीं ये हमारे लड़के पर निर्भर है। रिमर बताता है कि ग्लेन की बातों के बावजूद उसने रेयॉन को अहम सलाह दी जो एक दादा का प्यार ही है। ग्लेन पलटकर कहता है कि अगर रिमर बात करने लायक ठीक है तो वह अपनी हाल की चोटों से पूरी तरह रिकवर हो चुका होगा, और उसे सबक सिखाने उठ खड़ा होता है। रिमर घबराकर पेशेंस की गुहार लगाता है, कहता है कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन ग्लेन रुकता नहीं। पैलेस के बाहर रोनन भारी थप्पड़ की आवाज से चौंक जाता है। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ता है और सोचता है कि क्या यह सोर्ड्समैनशिप सच में सिल्वर टैबलेट के लायक है। फैंग्स ऑफ इंसैनिटी नाम के मुताबिक एक इंट्यूशन बेस्ड उच्च स्तर की सोर्ड टेक्निक है जो रिलेंटलेस ऑफेंस पर केंद्रित है, जंगली जानवर के दांतों की तरह सीधे गले को चीरने की कोशिश। यह थ्योरी से सीखी जाने वाली चीज नहीं है, असली मास्टरी सिर्फ बैटल एक्सपीरियंस से आती है। इसी वजह से रेयॉन लगातार दूसरे ट्रेनीज से स्पार करता रहा। ग्रेजुएशन एग्जाम से एक दिन पहले तक भी नहीं रुका। वह हायर रेल्म तक पहुंचे बिना रुकने को तैयार नहीं था। जब कोई और स्पार करने लायक नहीं बचा तब डिपार्चर से ठीक पहले हमारे हीरो ने फैंग्स ऑफ इंसैनिटी के मायने समझने शुरू किए। एग्जाम से एक रात पहले ट्रेनिंग के बाद रेयॉन अपने कमरे में बैठा है और जूडियल उसकी चोटों पर पट्टियां बांध रही है। वह हैरानी से पूछती है कि इन दिनों उसे इतनी ज्यादा चोटें क्यों लग रही हैं, और कहती है कि उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है, खासकर जब ग्रेजुएशन एग्जाम कल है। वह जोड़ती है कि लेडी सिल्विया यह देखकर चिंतित होंगी। रेयॉन मानता है कि उसने खुद को बहुत पुश किया क्योंकि रोज स्पारिंग ही फैंग्स ऑफ इंसैनिटी सीखने का तरीका था। जूडियल पूछती है कि क्या इसी वजह से वह उसकी देखभाल पर निर्भर है, और वह सिर हिला देता है। जाने से पहले रेयॉन कहता है कि उसे कुछ बताना है। जूडियल कहती है कि वह सुन रही है। वह स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला था जब कहा था कि उसने उसे रेज वर्म खिलाया। वह पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था। जूडियल बताती है कि उसे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन शक जरूर था। शुरुआत में उसने सच में मान लिया था क्योंकि डर और जीने की चाह ने शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, लेकिन समय के साथ एनेक्स की वार्मथ ने उसे बदल दिया। यंग मास्टर ने उसे इंसान की तरह देखा, बदले में कुछ नहीं मांगा। उसने सेंट्रल मार्शल पैलेस की नजर से बचाने का तरीका भी बनाया। लेडी सिल्विया की रक्षा करते देख और उसकी आंखों के इरादे पहचान कर जूडियल को लगने लगा कि सब एक प्रोटेक्टिव एक्ट था। फिर भी वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी अब तक। क्यूरियस होकर रेयॉन पूछता है कि वह उसे यह सब क्यों बता रही है। जूडियल कहती है कि उसने उसे बदल दिया है, जैसे वह उसे देखती रही है। वह हमेशा मास्क पहने रहता था, लेकिन हाल में उसने उसके सच्चे जज्बात देखे हैं। जिस दिन रेडन ने एनेक्स में हिंसा की, वह सच में सिल्विया और हेलेन के लिए आगे कूदने को
तैयार थी। उसके बिस्तर पर हाबुन कैसल की जानकारी देखकर, जो उसने खुद कंपाइल की थी, उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मदद करना चाहती है। आभारी होकर हमारा हीरो उसे धन्यवाद देता है। जूडियल फिर अपने छोटे भाई के बारे में बताती है। उन्हें बेचते समय अलग कर दिया गया था। उसे नहीं पता वह कहाँ है या जिंदा भी है या नहीं, फिर भी उसी उम्मीद में उसने पैलेस के आदेश माने कि शायद फिर मिल सके। आंसू भर आते हैं और वह माफी मांगती है। रेयॉन उसे चौंकाते हुए वादा करता है कि वह उसके भाई को बचाएगा। वह कहता है कि जब तक कारून उसके पीछे है, उनके रास्ते फिर टकराएंगे और तब वह हर हाल में उसके भाई को ढूंढेगा अगर वह जिंदा हुआ। जूडियल एक सवाल पूछने की अनुमति मांगती है। वह मान जाता है। वह पूछती है कि उसने रेजवर्म के बारे में सच क्यों बताया। अगर उसने उसे कारून को धोखा दे दिया होता तो? हमारा प्रोटैगनिस्ट ईमानदारी से कहता है कि उसे भरोसा था कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह इसे बेवकूफी भरा जवाब कहती है और वह बस पूछता है अब वह क्या करेगी। जूडियल उसे फॉलो करने की कसम खाती है और कहती है कि उसे जो भी जरूरत हो वह बिना झिझक बताए। रेयॉन अपनी गैर मौजूदगी में एनेक्स की जिम्मेदारी उसे सौंपता है और भरोसा दिलाता है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। रात बीतती है और सुबह हो जाती है। ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन। रिमर सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि उनका टास्क है 1 साल तक अपने दम पर सरवाइव करना और वापस लौटना। अगर वे सफल हुए तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। हमेशा की तरह रिमर टॉप ट्रेनी को कुछ शब्द कहने को कहता है। भले ही रेयॉन को यह भूमिका कभी सूट नहीं करती, फिर भी वह आगे बढ़ता है और कहता है एक कहावत है कि जो वॉरियर अपनी पहली लड़ाई से बच जाता है वह आसानी से नहीं मरता। उनका पहला असली युद्ध भले संयोग से हुआ, लेकिन वे सब जिंदा बचे। जब उन्हें किनारे तक धकेला गया, उन्होंने साथ मिलकर पार किया। इसी तरह वे सरवाइव करेंगे, मजबूत बनेंगे और 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के नाम की इज्जत के साथ लौटेंगे। वह चिल्लाकर खत्म करता है जीतो, जियो और आगे बढ़ो। पीछे से देखता रिमर सोचता है कि वह हमेशा जानता था कि रेयॉन साधारण नहीं है। बात सिर्फ स्किल की नहीं, उसका शांत दिमाग, बड़ा दिल और रिलेंटलेस मेहनत उसे अलग बनाती है। आखिरी स्पार में रेयॉन ने फैंग्स ऑफ इंसैनिटी भी समझ ली, जिसने रिमर को फिर चौंकाया। वह स्पार के लिए सिर्फ इसलिए माना क्योंकि रेयॉन बाकी सभी ट्रेनीज को थका चुका था और अंत में घायल भी वही हुआ। कितनी बेअदबी। वह मुस्कुराकर सोचता है और मन ही मन रेयॉन से जिंदा लौटने को कहता है ताकि वह नए किंग का जन्म देख सके। अब हेड इंस्ट्रक्टर को सल्यूट करने का समय है। ट्रेनीज रिमर का धन्यवाद करते हैं। वह उन्हें मजबूत बनने और लौटने को कहता है। डोरियन रेयॉन से कहता है कि वह इस साल पूरी कोशिश करेगा, इसलिए रेयॉन उसे निराश न करे। मार्था भी कहती है कि वह उसकी रणी है, वह मरा तो वह खुद उसे ढूंढ निकालेगी। रेयॉन सोचता है कि क्या उसके दोस्त कभी सीधे बोलते हैं। रूनन चुपचाप उसे एक ट्रीट देती है, बीड आइसक्रीम। रेयॉन चौंक कर पूछता है कि क्या वह सच में इसे छोड़ना चाहती है। वह कहती है कि उसके पास बहुत है और उसे अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं देकर चली जाती है। आखिरी विदाइयों के बीच रेयॉन डोरियन को जमीन पर बैठा देखता है। वह कहता है चलने का समय है, लेकिन डोरियन शिकायत करता है कि उसे हेवन कासल क्यों जाना पड़ रहा है। रेयॉन बताता है कि पहले एक जगह रुकना है। डोरियन को घसीटते हुए वह बताता है कि उनका ठिकाना है मर्चेंट सिटी, चमीलियन। बैटलफील्ड से पहले अच्छा इक्विपमेंट लेना है। कैमेलून के बसलिंग सेंट्रल मार्केट में दोनों भीड़ के बीच तलाश करते हैं। सामान बहुत है, लेकिन जो रेयॉन चाहता है वह नहीं मिलता, जिससे उसे शक होता है कि असली चीजें ब्लैक मार्केट में हैं। अचानक डोरियन पूछता है कि वह असल में ढूंढ क्या रहा है, क्योंकि दुकानों में तो कुछ नहीं मिला। वह एक स्टोर फ्रंट की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या वह अंदर जाना चाहता है। रेयॉन पूछता है कि क्या डोरियन कैमेलून के ब्लैक मार्केट के बारे में जानता है। डोरियन सिर हिलाकर हाँ कहता है। रेयॉन जिज्ञासा से पूछता है कि क्या यह उसका पहला दौरा है और उसे ब्लैक मार्केट के बारे में कैसे पता चला। हल्की मुस्कान के साथ डोरियन बताता है कि भले वह वैसा न लगे, लेकिन वह एक कमर्शियल फैमिली में पला बढ़ा है और ऐसे मामलों से परिचित है। रेयॉन को समझ आता है यही वजह थी कि डोरियन का व्यवहार अलग लगता था। अब बात खुल गई है तो वह सीधा सुझाव देता है कि तुरंत ब्लैक मार्केट चलें। डोरियन बताता है कि एंट्री एक सीक्रेट पैसेज से होती है और पूछता है कि क्या उसे रास्ता पता है। सौभाग्य से रेयॉन को रिमर से इसके बारे में सुनना याद आता है। यह सुनकर डोरियन संतुष्ट हो जाता है। सोचता है कि इंस्ट्रक्टर को रास्ता जरूर पता होगा। दोनों उस हिडन